हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं आपकी अकाउंटेंसी एजुकेटर अंबिका सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स पर, एक ऐसा चैनल जहां मिलता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इसके साथ साथ हम आपको इंग्लिश मीडियम कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ आपको हिंदी मीडियम के भी कोर्सेज मिल जाएंगे फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। सीबीएसई बोर्ड के सारे कोर्सेज को हम कवर करते हैं और अदर स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं, जैसे बिहार, राजस्थान, यूपी, एमपी, दिल्ली बोर्ड। फुल ऑर्गेनाइज कोर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका था, सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर चुके थे। फाइनली आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 3। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे पता है लास्ट टाइम पर आपको इसी की याद आती है जब एग्जाम में एक दिन बच्चे रहते हैं, राइट आप जब एक दिन पहले या रात में पढ़ते हो ना तो सिर्फ इसी से पढ़ते हो, मुझे पता है। सो डोंट वरी, ये जो चैप्टर नंबर 3 इसका कंप्लीट रिवीजन लेकर आई हूँ, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, एक ही आपको पूरी क्लास में चैप्टर नंबर 3 पूरा कवर करवा दूंगी। तो बस शुरू से लास्ट तक पूरी क्लास को अटेंड करना। जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है दैट इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम पढ़ेंगे वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम में उससे क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे चैप्टर को आज हम एक ही क्लास में देखेंगे और सारे कॉन्सेप्ट एक भी आपका मिस नहीं होगा, राइट सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करो। उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को फटाक से लाइक शेयर करना है जल्दी से, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर तो फटाक से करना ही है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज आज पढ़ाने वाली हूँ, राइट। चलो सबने कर दिया, ओके। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें चैप्टर्स में टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमें इस पूरे चैप्टर में देखनी है। पूरा आपके लिए यहाँ पे ओवरव्यू लेकर आई हूँ, उसके बाद फिर एक एक करके यही टॉपिक को क्या करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे आपके। मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को पूरा पढ़ना है हमें और जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल दिए हैं इन सबको समझना है। उससे पहले क्या देखेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे और उसका नेचर देखेंगे। आफ्टर दैट फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम डिस्कस करेंगे, भाई उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है। एंड देन नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, भाई जरूरी क्यों है ना, इसकी जरूरत क्या है, इसकी नेसेसिटी क्या है, उसको भी हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस या फिर कॉन्सेप्ट है। ये जो तीनों फंडामेंटल आपको दिख रहे हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरल, ये तीनों मैं आपको समझाऊंगी, तीनों हम पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, राइट। तो चलो ये हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं और इसके साथ साथ हमारे और टॉपिक्स रहेंगे दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। भाई सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगे, टोटल 11 आपको दिए हैं, सारे समझेंगे। ये आपको पूरी 11 की लिस्ट भी दे के रखी है, राइट। कौन कौन से एक बार मैं रीड कर देती हूँ। अकाउंटिंग एंटिटी, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट, मैचिंग, डुअल एस्पेक्ट और ड्युअलिटी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन या फिर रियलाइजेशन, और लास्ट में हमारा है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव। ये सारे आपके क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इनसे क्वेश्चन आता है। ये सारे आपको पता होने चाहिए कि किसके अंदर क्या बात है, किसके अंदर कौन सी चीज एक्सप्लेन करी गई है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। तो सारे 11 के प्रिंसिपल जितने भी हैं ये सारे मैं आपको पढ़ाऊंगी इस पूरी एक वाली आप कह सकते हैं पूरी फुल कंप्लीट चैप्टर रिविजन वाली क्लास में, राइट। चलो अब आगे क्या रहेंगे, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहेंगे। भाई ये भी पता होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, क्या होता है ये, इसका मीनिंग देखेंगे, नेचर देखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मीनिंग, नेचर, कॉन्सेप्ट, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। इसके साथ साथ इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, भाई क्यों, किस उद्देश्य से हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर आए हैं या फिर हम इनको क्यों यूज करते हैं, वो सारी चीजें। साथ में इसकी क्या यूटिलिटी है, क्या लिमिटेशन है, भाई कमियां क्या है, बेनिफिट क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। और फिर उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, काफी इंपॉर्टेंट है ये, IFRS, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। एंड देन फाइनली क्या देखेंगे, हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी देखेंगे कि ये क्या होते हैं, राइट क्योंकि हमारे इंडिया के ही हैं, इंडिया में ही बने हैं तो इसको तो जरूर देखना है, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर, तो ये सारी चीजें होने वाली है हमारी इस चैप्टर में कवर, राइट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको स्किप बिल्कुल मत करना, थ्योरेटिकली इससे क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो चलिए जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम एक एक टॉपिक उठाएंगे और फिर मैं आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। चलो स्टार्ट करें।
बिल्कुल रेडी। उससे पहले जल्दी से एक बार लाइक शेयर कर दो फटाक से। सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, लाइक एंड शेयर करना है, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में लास्ट टाइम पे आपको इसी की याद आने वाली है। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन दे दो मैम, इतनी सारी वीडियोस इतने सारी क्लासेस नहीं देख पाएंगे हम, है ना। एग्जाम के एक रात पहले तो आप लोग पढ़ने बैठते हो, सब पता है मुझे, तो जब यही देखोगे। चलो ठीक है, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती और फटाक से आपको बताती हूँ क्या होता है मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। चलो, सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है भाई, कुछ बेसिक गाइडलाइंस, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स या फिर कुछ ऐसे रूल्स मेथड्स जिसकी हेल्प से क्या करते हो आप अकाउंट बनाते हो, या हर बिजनेस क्या करती है अकाउंटिंग की प्रोसेस करती है। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट यूनिवर्सली व्हाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। तो जब भी कोई भी क्या कर रहा है, अकाउंट्स बना रहा है, कोई भी बिजनेस में जो अकाउंटेंट है ना, अकाउंटिंग कौन करता है भाई, अकाउंटेंट ही करता है। तो जब वो अकाउंटिंग कर रहा है उस टाइम पर जो रूल्स को वो अडॉप्ट कर रहा है ना। अब भाई हर चीज़ को करने के कुछ रूल्स होते हैं। आप भी जब प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कुछ रूल फॉलो करते हो, क्या टीचर ने जो रूल बताए हैं उस हिसाब से प्रोजेक्ट्स बनाते हो। वैसे ही अकाउंटेंट जो होता है वो अकाउंटिंग भी उस हिसाब से करता है जो रूल्स उसको बताए गए हैं। कहाँ बताए गए हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में बताए गए हैं या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बताए गए हैं। ठीक है, समझ आया। फिर कह रहे हैं दे आर द नॉर्म्स और रूल्स विच आर फॉलोड इन अकाउंटिंग ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम। मतलब ये जितनी भी चीज़ें एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस, इन सबको कैसे ट्रीट करना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या होना है, ये सारे रूल्स ये सारे नॉर्म्स आपको दिए गए हैं। राइट, सारी चीज़ें आपको बताई गई है, क्या फॉलो करना है, क्या रूल फॉलो करना है। जब आप सारी अकाउंटिंग की प्रोसेस कर रहे हो तब कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें बताई हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द बेसिक और फंडामेंटल। इसको याद रखना, ये क्या है, एक बेसिक चीज़ें हैं, कुछ फंडामेंटल है, कुछ गाइडलाइंस हैं आपके लिए जिससे आप क्या कर सकते हो, जनरली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटेंट। सारे जितने भी बिजनेस के अकाउंटेंट हैं इन सब ने इसको जनरली एक्सेप्ट करके रखा है। सारे बिजनेस इसी को फॉलो करके अपने अकाउंट्स बनाते हैं एज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। इनके हेल्प से या इन पर ही बेस्ड होकर आप क्या करते हो, अपने ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हो एंड देन फाइनली आप क्या बनाते हो, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। ऐसे ही सारे बिजनेस अलग अलग अपनी मर्जी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताए गए हैं हमें उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है जो हर बिजनेस में हर अकाउंटेंट करता है। क्लियर, समझ गए। एक नॉर्मल सी बात थी, किससे रिलेटेड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड। चलिए अब आगे देखते हैं। सो दीज प्रिंसिपल आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। ये जो प्रिंसिपल है इनको हमने दो कैटेगरी में बनाया है ना। क्या है वो दो कैटेगरी, सबसे पहले है क्या, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। पहले इसको देख लेते हैं भाई, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स बेस्ड ऑन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। तो ये बेसिकली क्या है, जनरली एक्सेप्टेड थिंग्स हैं। सबने इनको जनरली क्या करके रखा है, एक्सेप्ट करके रखा है, मतलब सब इसको फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि यार बहुत लोग अलग अपने रूल्स बना के कर रहे हैं, नहीं, सभी ने इसको क्या करके रखा है, एक्सेप्ट करके रखा है। और क्या करते हैं, इन्हीं से अपने ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं और फाइनली अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फॉलो द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये ज़रूरी है कि हम क्या करें, ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है इनको फॉलो करें, बिकॉज इट इनेबल द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड दैम बेटर एंड इन द सेम मैनर। क्यों, क्योंकि जो यूजर है, जो आपकी फाइनली क्या कर रहे हैं, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको जब वो लोग लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ते हैं या उसको एनालाइज करते हैं, तो उनको क्या होगी, आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना, आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी यदि आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करके बनाए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको जब ये चैप्टर डिटेल में पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जब उसकी मदद से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो आपका स्कूल में जो आपके टीचर्स हैं वो आपको प्रोजेक्ट देते हैं, राइट, प्रोजेक्ट देते तो सबको एक जैसे रूल्स बताते कि भाई शीट में बनाना है सबको, या सबको फाइल में बनाना है, सबको ये वाले पेजेस लगाने हैं, सबको ऐसा ऐसा टॉपिक लिखना है, सारी चीज़ें सबको एक जैसे रूल्स बता देते हैं। एक दिन वो डेट देते हैं कि भाई इस सैटरडे सब आना, मैं सबको प्रोजेक्ट बताऊंगा। तो उस सैटरडे सारे बच्चे आ जाते हैं, सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने की सबको क्यूरियोसिटी रहती है, क्योंकि सबको पता है भाई नंबर मिलेंगे, फाइल तो बनानी पड़ेगी, प्रोजेक्ट फाइल। तो उस दिन सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, फिर टीचर पूरे रूल्स बताता है कि भाई ऐसे ऐसे बनाना है प्रोजेक्ट, ऐसी ऐसी चीज़ें करना है। तो सारे बच्चे उसको नोट कर लेते हैं। अब आप तो शैतान वाले बच्चे, आप तो नोट करते नहीं होगे, है ना, लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो सब क्या कर लेते हैं, उसको नोट कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उसी हिसाब से प्रोजेक्ट बनाते हैं, ताकि क्या हो, टीचर को आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि टीचर को पता है कि मैंने ऐसा बोला था, ये रूल्स मैंने बताए थे, तो प्रोजेक्ट उस अकॉर्डिंग बने हैं या नहीं बने, वो आराम से टीचर पकड़ लेगा आपको। ठीक है, सेम यही यदि आपने क्या किया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया है, तो जो यूजर है उनको समझने में आसानी होगी, राइट, क्योंकि सब एक जैसे बना रहे हैं, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक जैसे अकाउंट्स बना रही है, एक जैसे प्रिंसिपल फॉलो कर रही है, तो यूजर्स को आसानी होगी उनको समझने में। क्लियर, चलो ये हो गया क्या, हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट।
अब क्या देखेंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशन। ये दो तरीके के हैं, दैट इज जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है दो तरीके के थे, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अब दूसरा क्या है अकाउंटिंग कन्वेंशन। ये देख लेते हैं क्या है। अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस और प्रिंसिपल बीइंग फॉलोड बाय द एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये बेसिकली क्या है, एक तरीके से आउटकम है जो आप अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो, उसके बाद जो आपको आउटकम मिल रहा है वो क्या है, आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन है। कन्वेंशन में अंडरगो अ चेंज विद टाइम टू टाइम, ब्रिंग अबाउट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इनको आप चेंज कर सकते हो टाइम टू टाइम, क्योंकि आपको क्या करना है भाई, अपनी बिजनेस की पोजीशन अच्छी करनी है, राइट। तो उसमें चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, जैसे कि आप डेप्रिसिएशन जिस मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो, यदि आप चाहते हो कि यार कुछ बेनिफिट करना है, इंप्रूवमेंट करना है बिजनेस में, तो आप मेथड को चेंज कर सकते हो। तो कुछ चीजें समय के साथ साथ क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, उसी को आप क्या बोलते हो, अकाउंटिंग कन्वेंशन। इनको आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली बात है भाई, आपको अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट लाना है ना। क्वालिटी में अपनी इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी, भाई क्वालिटी होनी चाहिए। जो हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी या 4 क्वालिटी पढ़ी थी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो इसके लिए कन्वेंशन को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो एज इट इज रहेंगे, उनको एज इट इज फॉलो करना है। समझ गए। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल, सारी चीजें बताऊंगी, राइट। बेसिक चीज थी, यहां तक समझ आ गया। चलो अब बढ़ते हैं आगे। फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अब देख लेते हैं भाई इनके फीचर्स क्या हैं, क्या चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले कह रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड। भाई किसने बनाया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, भाई जाहिर सी बात है हम इंसानों ने ही बनाया है ना। ऐसे धरती से ऐसी पैदा होकर नहीं आ गए, या फिर एकदम से ऐसे बुक्स में एकदम से प्रकट नहीं हो गए, इन्हें हम इंसानों ने ही बनाया है, ठीक है। तो ये क्या है, मैन मेड है। फिर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। भाई ये काफी फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है कि यदि किसी प्रिंसिपल में लिखा है कि भाई आपको ये करना है तो आप उसको एज इट इज ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। भाई आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है, लार्ज स्केल है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, रिटेलिंग बिजनेस है, भाई हर बिजनेस अलग अलग होते हैं, छोटे बड़े हर टाइप के बिजनेस होते हैं। तो जब बिजनेस अलग है तो प्रिंसिपल में भी थोड़े बहुत चेंजेस तो करने पड़ेंगे, किसके अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। इसलिए ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, आप इनको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, क्लियर। फिर अगला फीचर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। भाई सबने एक्सेप्ट करके रखा है, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सारे अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, तो सभी ने इनको एक्सेप्ट करके रखा है, क्लियर। ये 3 बेसिक मेन फीचर थे किसके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के। फिर उसके अंदर आपको पॉइंट्स है, दैट इज रिलेवेंस। सभी के लिए क्या है, रिलेवेंट होने चाहिए, या फिर यूजर के हिसाब से, उसकी जरूरत के हिसाब से होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, मतलब इसमें आप अपनी पर्सनल चीजें नहीं वो कर सकते कि यार फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा डेप्रिसिएशन किस मेथड से लगाना है, तो यार जो मैनेजर था उसे बोला मुझे ये मेथड पसंद है इसलिए ये कर दो, है ना, इसको अप्लाई कर दो। तो ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए, कोई पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए इसमें कि यार मैनेजर की ये पर्सनली कोई इच्छा थी तो उसने अपने हिसाब से अकाउंट बना लिए, ऐसा नहीं है। वो चीज ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर चीजों पर बेस्ड होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैनेजर को ऐसा लगा या मैनेजर ने अपने हिसाब से कर लिया, नहीं, किसी के हिसाब से नहीं चलना है, साइंटिफिकली हमको चलना है, राइट। फिर है फीजिबल। भाई सबके लिए फीजिबल है कि कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है, क्लियर। ये कहते हैं हमारे फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। काफी इजी है, कुछ नहीं करना है, बस आपको यदि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, आप एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हो। अब जैसे फीचर मैंने 3 पढ़ाया आपको बेसिकली, मान लो यदि आपको सिर्फ 2 लिखने हैं या 5 लिखने हैं तो आप इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, राइट। अब जैसे ये जो 3 है इसके अलग अलग पॉइंट्स बना के लिख दो, तो अपने हिसाब से क्या, वैसे मुझे पता है आंसर को बढ़ा चढ़ाकर लिखने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो, है ना, लिख ही दोगे अपनी लैंग्वेज में, चलो बढ़िया है। फिर अगला है हमारा नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। भाई अब इसकी जरूरत क्या है, क्यों अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जरूरत है, आइए इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है accounting information is better understood if it is prepared following the set of accounting principle uniformly। क्या कह रहा है ये कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन आपकी है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाए हैं, वह आसानी से समझ में आ जाएंगे यूजर्स को, है ना, यूजर्स उनको आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि सभी ने क्या किया है, एक जैसे ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया है, राइट। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, टीचर प्रोजेक्ट दे रहा है तो सबको यदि अलग अलग, सबके अलग अलग प्रोजेक्ट रहेंगे तो टीचर कंफ्यूज हो जाएगा। भाई किसी का शीट में कोई बना के लेके आ गया, कोई फाइल में बना के ले आया, कोई नोटबुक में बना के, कोई पेजेस में ले आया, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई मैं कैसे देखूं, क्योंकि चीजें यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, सबकी एक जैसी,
अब जैसे यूनिफॉर्म, आपके स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सबकी एक जैसी होती है ना, किसी की डिफरेंट नहीं होती है ना। सबका कलर पैटर्न, गर्ल्स या बॉयज़ जो भी हैं, गर्ल्स की एक डिफरेंट, बॉयज़ की डिफरेंट, तो वो सबकी एक जैसी, गर्ल्स में सभी की एक जैसी होगी, बॉयज़ में सभी की एक जैसी होगी, है ना। इसलिए इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, क्योंकि इसका यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान, एक जैसी, समानता, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे भी क्या है, यदि मैंने जैसे एग्जांपल दिया किसका, टीचर का, जब टीचर प्रोजेक्ट दे रहा है सबको एक जैसे देगा तो चेक करने में आसानी होगी। अलग अलग दे देगा तो बोलेगा यार सबको अलग अलग दिया है, मैं कैसे चेक करूँ, वो खुद ही कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, राइट। तो इस चीज़ को हटाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी आप अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन बना रहे हो, जो भी अकाउंट्स बना रहे हो, उसमें एक ही तरीके के अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करो, ताकि क्या आ जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए। आपके खुद के जो भी सालों के अलग अलग अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स रहेंगे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेंगे, आप आसानी से उनको कंपेयर कर पाओगे, है ना। सिमिलरली दूसरे से, किसी कॉम्पिटिटर से कंपेयर करना है तो वो भी आसानी से कर पाओगे, क्योंकि उन्होंने भी सेम प्रिंसिपल को फॉलो किया है और आपने भी सेम प्रिंसिपल को फॉलो किया है। ठीक है, समझ आ गया फर्स्ट वाली, नेसेसरी। फिर अगली हमारे, इट मीन्स द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फॉलोड बाय ऑल एंटिटी इन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। भाई देखो, अभी मैंने यही वाला पॉइंट बताया कि आपके जितनी भी क्या है एंटिटीज हैं, जितने भी आपके बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं, सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। सब एक जैसी मेथड, एक जैसे प्रिंसिपल, एक जैसी चीजें लगाएंगे, सब एक जैसे अकाउंट्स बनाएंगे तो समझने में आसानी होगी सभी बिजनेस के लिए। ठीक है, फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट इज GAAP। ठीक है, इसको याद रखना, GAAP। इसका क्या होता है फुल फॉर्म, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, राइट। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन बनाई है, अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन जो भी बनाई है, वो और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगी, राइट। उसमें और ज़्यादा क्या हो जाएगी, मीनिंगफुल और यूजफुल, यूजर्स को और ज़्यादा यूजफुल हो जाएगी यदि वो आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो अकाउंटिंग या जो भी आपने रिकॉर्ड्स किए, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, वो यदि क्या होंगे, जनरली एक्सेप्टेड होंगे। मतलब सभी यूजर्स ने, सभी बिजनेस ने यदि उन्हीं प्रिंसिपल को फॉलो किया है, तो आप भी यदि उन्हीं प्रिंसिपल से अपने अकाउंट्स बनाओगे, वही सिद्धांतों को यूज करके अकाउंट के वही सिद्धांतों को यूज करके यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बनाओगे, तो भाई सभी को समझ आएंगे, आपके यूजर्स को भी समझ आएंगे, आपके कॉम्पिटिटर को भी समझ आएंगे और आपके खुद को भी समझ में आएंगे, राइट। आप भी अपने खुद का कंपैरिजन कर सकते हो, भाई पिछले 5 साल की पोजीशन, प्रेजेंट की पोजीशन में आप आराम से कंपैरिजन कर सकते हो। क्लियर, समझ आ गई नेसेसिटीज। 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब देखते हैं आगे, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन और कॉन्सेप्ट। अब कुछ फंडामेंटल मतलब जो कॉन्सेप्ट, देखो 2 चीज बताई थी, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एक कन्वेंशन। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के, जो कि फंडामेंटल है, मतलब ये तो बेसिक है, इनको आप बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज आपको बिजनेस में ये चीज तो फॉलो करनी ही पड़ेगी, हर बिजनेस को ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट है जो आपको एज इट इज फॉलो करना है। क्लियर, समझ गए। पढ़ाऊँ आप पहला वाला कॉन्सेप्ट, स्टार्ट करें। उससे पहले जल्दी से लाइक शेयर कर दो भाई, फटाक से क्या करना है, लाइक शेयर करना है, क्योंकि भाई फुल चैप्टर रिवीजन है, लाइक तो सबका बनता है, सबको लाइक करना है। कर दिया, पक्का। पढ़ाऊं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप कितने ही एमसीक्यूज देख लो, अभी मैंने आपको जो प्रीवियस जो मैंने रिकॉर्डेड आपकी क्लासेस ली थी चैप्टर 3 की, जब मैंने आपको फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था वहाँ पर, राइट, वहाँ पे मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए थे जहाँ पे बार बार ये चीज़ें आ रही थी, जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, कन्वेंशन है ना, ये आपके बहुत पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक शेयर तो सबको करना है। सबने कर दिया, पक्का ना। चलो, तो अब देखते हैं पहला वाला एजम्पशन, दैट इज गोइंग कंसर्न एजम्पशन। देखो कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी आता है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन या फिर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कुछ भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट एजम्पशन कुछ भी, तो कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है, बस गोइंग कंसर्न को ध्यान रखना। ठीक है, चलो क्या कह रहा है ये, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीनेबल फ्यूचर एट द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन। क्या कह रहा है कि भाई जो भी बिजनेस है, जो भी ओनर है या जो भी आप बिजनेस चला रहे हो, उसमें आप ये सोचते हो कि भाई बिजनेस कोई 2-4 महीने के लिए नहीं है, बिजनेस कोई 2-4 साल के लिए नहीं है। आप ये सोचते हो भाई मेरे बिजनेस की लंबी लाइफ है, भले मेरी उम्र रहे ना रहे, लेकिन मेरे बिजनेस की उम्र काफी लंबी चलती रहे। अब आप टाटा इंडस्ट्रीज को ही देख लीजिए, है ना, कितनी पुरानी इंडस्ट्री है, उनकी जनरेशन ही चेंज हो रही है, ओनर उनके चेंज होते जा रहे हैं, जनरेशन चेंज होती जा रही है, पर उनका बिजनेस चल रहा है। और आज भी आप ये नहीं कह सकते कि कब तक चलेगा,
कोई नहीं कह सकता कि भाई उसकी और कितनी लाइफ है, आप नहीं कह सकते, क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। पिछले भी कितने वर्षों से चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है और ना जाने कितने वर्षों तक एज इट इज चलता ही रहेगा। तो ये क्या है, यही है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि हमारा बिजनेस चलते रहेगा, हम ये मान के चलते हैं। ओनर बदलते रहेंगे, मैनेजमेंट आते जाते रहेंगे, मैनेजर चेंज होते रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे, लेकिन बिजनेस नहीं बदलेगा, बिजनेस चलता रहेगा। क्लियर, यही कह रहा है फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, और पढ़ लेते हैं। गोइंग कंसर्न assumption prescribe that transaction should be recorded and reported on the basis of that business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operation। क्या कहा इसने, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो लाइन है ना इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें बोली है, एक एक करके बताती हूँ। देखो, इस कॉन्सेप्ट या assumption के अकॉर्डिंग आप बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हो ना, वो ये मान के रिकॉर्ड करोगे कि भाई अभी हमारा बिजनेस चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, तभी तो जो हमारा इस साल या एक साल में जो हमारा प्रॉफिट होता है, हम उसको उसी साल में पूरा खत्म नहीं कर देते कि आज प्रॉफिट यदि 50,000 का हुआ तो आज ही खत्म कर दिया, यार अगले साल देखेंगे, यार अब कल हो ना हो, आज ही सारा प्रॉफिट खत्म कर दो, आज ही चलो शॉपिंग कर लेते हैं, पिकनिक चलते हैं, फॉरेन ट्रिप पे चलते हैं। ऐसा नहीं करता कोई बिजनेस, क्योंकि उसको पता है भाई अभी कल और आएगा, अगले साल फिर हमें चीजें करनी है, तो वो प्रॉफिट को सेव करके रखता है अगले साल के लिए। तो वो क्या कर रहा है, यही सोच रहा है ना कि भाई बिजनेस अभी क्या है, कंटिन्यू रहेगा, कल होना हो नहीं, कल होगा, बिजनेस के लिए हमेशा कल होगा, राइट। तो क्या कर रहा है बिजनेस, आज अपना प्रॉफिट पूरा बाट बूट के खत्म नहीं कर रहा है, उसको सेव करके रख रहा है, बचा रहा है। अगर मान लो प्रॉफिट हुआ है 100%, तो 50% क्या कर रहा है, सेव कर रहा है ना, किसके लिए, अगले साल के लिए या फिर फ्यूचर के लिए, राइट। फिर क्या कह रहा है, बिजनेस का कोई इंटेंशन नहीं होता क्लोज करने का, राइट। कोई ऐसा इंटेंशन से बिजनेस नहीं खोलता कि यार अगले साल 2 साल बाद बंद कर देंगे। हाँ, लॉस हो रहा है, बिजनेस यदि डूब रहा है तो वो अलग कंडीशन है, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट होगा तो कोई बिजनेस बंद करना नहीं चाहेगा, हमेशा बिजनेस को कंटिन्यू। कई बिजनेस तो इवन ऐसे होते हैं जिनको लॉस भी होता है, 2-2 3-3 साल लॉस भी होता है, पर तब भी वो बिजनेस बंद नहीं करते, हिम्मत नहीं हारते, बोलते चलो ठीक है भाई, इस साल हो गया घाटा, कोई नहीं, फिर अगले साल क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो 2-3 साल यदि लॉस भी हो जाता है ना, तब भी कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो चलते रहते हैं। तो यही आपका क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, जो ये कह रहा है कि भाई आपका बिजनेस की काफी लंबी लाइफ है, कंटिन्यू चलते रहेगा। समझ गए पहला प्रिंसिपल, पहला कॉन्सेप्ट। फिर है आपका सेकंड, कंसिस्टेंसी अजम्पशन या फिर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये क्या कह रहा है, अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल आर वंस अप्लाइड शैल बी अप्लाइड ईयर आफ्टर ईयर टू मीट द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कि भाई देखो, जिस भी प्रैक्टिस से फॉलो कर रहे हो या फिर जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो, अकाउंट्स बना रहे हो, वो सारी आपको कंसिस्टेंटली क्या करनी है, उन्हीं को फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना है 3-4 महीने एक मेथड से डेप्रिसिएशन लगा लिया, अगले 5-6 महीने बाद चेंज कर दिया, फिर 1 साल बाद दूसरी मेथड लिया, ऐसा नहीं करना है भाई। जो भी मेथड यूज़ कर रहे हो, जिस भी तरह से अकाउंट बना रहे हो, जो भी प्रिंसिपल प्रोसेस जो भी यूज़ कर रहे हो, 5-6 साल कंसिस्टेंटली उसको पहले फॉलो करो। फिर लग रहा है कि यार ठीक है चेंज करना है तो चेंज कर लो, पर ऐसा नहीं हर 6 महीने हर 1 साल में नहीं करना है, एक अच्छे खासे लंबे टाइम तक तो फॉलो करो, उसके बाद फिर भले चेंज कर लेना। ये क्या कह रहा है आपका, कंसिस्टेंसी। तभी क्या रहेगी भाई, आपकी क्वालिटी बनी रहेगी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, तभी तो क्वालिटी बनी रहेगी। तो लोग सोचेंगे यार हर साल चेंज करते रहते हैं मेथड, मतलब कुछ घपला है, कुछ गड़बड़ है, फिर वो क्या, इन्फॉर्मेशन में कोई क्वालिटी नहीं रहेगी। तो इन्फॉर्मेशन को यदि करेक्ट दिखाना चाहते हो, मीनिंगफुल दिखाना चाहते हो, तो क्या करो, कंसिस्टेंटली चीज़ों को अप्लाई करो। जो भी मेथड से बना रहे हो उसी मेथड से लगातार 5-6 वर्षों तक बनाते रहो, फिर भले चेंज कर लो। यही क्या है, हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है। फिर है हमारे पास एक्रूलर कॉन्सेप्ट। एक्रूलर कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू वेदर अमाउंट इज एक्सचेंज और नॉट। भाई एक्रूलर कॉन्सेप्ट देखो, 2 चीजें होती है, एक होता है कैश, एक होता है एक्रूलर। कैश मतलब जब आपके पास पैसा आ गया, ट्रांजेक्शन हो गया। एक्रूलर मतलब अभी कैश नहीं आया पर ट्रांजेक्शन हो गया और आपने रिकॉर्ड भी कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरी इंडस्ट्री है भाई, आपको पता ही होगा, अभी तक मैं अपनी एक ही कंपनी बता रही हूँ, पेन बनाने की, ठीक है, मेरी पेन बनाने की कंपनी है। सपोज करो मैंने क्या किया, पेन बनाया, उसकी सेलिंग कर दी। सामने वाली जिस पार्टी को मैंने सेलिंग करी, उसने बोला कि यार हम आपको 1 साल बाद पैसा देंगे, राइट। लेकिन मेरे साइड से तो पेन चले गए भाई, मैंने तो बेच दी, मेरी साइड से तो सेलिंग हो गई। मैं क्या कर दूंगी भाई, रिकॉर्डिंग कर दूंगी, पैसा जब आएगा तब आएगा। यही का है वेदर अमाउंट इज एक्सचेंज और नॉट। भाई पैसा आए चाहे ना आए, भाई पैसा आए मेरे पास चाहे ना आए, मैंने तो पेन की सेलिंग कर दी, मैंने तो पेन बेच दिए, सामने वाली पार्टी को दे दिए, अब मैं क्या कर दूंगी, ये वाले ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कर दूंगी।
बस पैसा अगले साल आएगा, 6 महीने बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, वो मैटर नहीं करता। चीजें अक्रू हो गई, अक्रूवल मतलब चीजें हो गई, आपने सेलिंग कर दी, कैश आए ना आए आप रिकॉर्ड कर लो, बस। ये 3 क्या है आपके मेन कॉन्सेप्ट हैं, तीनों को याद रखना। सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ क्या है गोइंग कंसर्न, लंबे टाइम तक बिजनेस चलेगा। कंसिस्टेंसी, एक जैसी प्रोसेस को, एक जैसे प्रिंसिपल को सालों साल फॉलो करते रहो। और अक्रूवल मतलब जैसे ही चीजें आपकी साइड से हो जाए आप तुरंत रिकॉर्ड कर लो, भले पैसा आए ना आए वो मत देखो। राइट, समझ गए, तीनों समझ गए। चलो अब देखते हैं कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब कुछ अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करेंगे, या फिर आप इनको अकाउंटिंग के कन्वेंशन भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इनको आप चेंज कर सकते हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। अभी तक जो पढ़े ना हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, वो आप चेंज नहीं कर सकते। वो 3 थे, वो बेसिक थे, वो फंडामेंटल थे, वो तो हर बिजनेस को फॉलो करना ही करना है, चाहे वो कैसे ही बिजनेस हो। लेकिन जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग कन्वेंशन की, तो इनको आप चेंज कर सकते हो बिजनेस के अकॉर्डिंग। आपके ज़रूरत के हिसाब से आप इनमें चेंजेस ला सकते हो। ये क्या है? फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अब देखें सबसे पहला क्या कह रहा है, अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब ये वाला प्रिंसिपल क्या होता है, या फिर इसको आप सेपरेट एंटिटी भी कहते हो ना, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी एजम्पशन, बहुत सारे नाम है इसके। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। कि भाई जितने भी आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हो ना अपने बिजनेस में, वो बिजनेस के ही होने चाहिए, ओनर के नहीं होने चाहिए कि भाई ओनर के पर्सनल चीज़ों को लेकर आपने कुछ एंट्री कर दी, ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। बस यही क्या कहता है हमारा पहला वाला कन्वेंशन, दैट इज अकाउंटिंग एंटिटी। फिर कह रहा है बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। भाई बिजनेस अलग है ना, बिजनेस एक अलग चीज होती है, और जो उसका ओनर है मतलब उसका जो मालिक है वो अलग होता है। ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। आप लोग शायद सोच रहे होंगे भाई जो बिजनेस है उसका ओनर, दोनों एक ही तो बात है, बिजनेस हो या मालिक हो दोनों एक ही है। भाई एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी आप बिजनेस के अकाउंट्स बना रहे हो ना, उसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, एंड नॉट फ्रॉम ओनर। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल मानो कि आपने बिजनेस में कुछ मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, तो ये सारी चीज़ें आप बिजनेस के अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। अब वहीं यदि जो मालिक है, मालिक ने कार खरीदी या जो उसका ओनर है उसने बिल्डिंग खरीदी, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होंगी, क्योंकि भाई वो उसका पर्सनल मैटर है, वो उसकी पर्सनल चीज़ है, उसको आप बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। भाई यदि ओनर ने गाड़ी खरीदी, घर खरीदी, तो क्या वो अपने घर में बिजनेस करेगा? बताइए, क्या वो अपनी कार में बिजनेस से रिलेटेड चीजें करेगा? नहीं भाई, उसको क्या है, वो तो अपने घर पे करेगा जो भी करेगा। तो बिजनेस और ओनर अलग हैं, हम दोनों को एक नहीं मानते। किसके अकॉर्डिंग? अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गई? पहला वाला हमारा जो प्रिंसिपल था सिंपल सा था। चलो अब दूसरा देखते हैं, दैट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इसको तो आप नेम से ही बता सकते हो, मनी मेजरमेंट। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था, है ना। फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने ये दोनों बताए थे कि ट्रांजैक्शन कैसे होने चाहिए, बिजनेस के ट्रांजैक्शन होने चाहिए तभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगे। और दूसरा बताया था मनी मेजरमेंट। नाम से ही आपको पता लग रहा है क्या, that transactions and events that can be measured in money terms are recorded। जितने भी ट्रांजेक्शन है जिनको आप पैसों में जिनकी वैल्यू बता सकते हो, कैश में जिनको आप मेजर कर सकते हो, सिर्फ वही रिकॉर्ड करोगे, बाकी इधर उधर की चीजें आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करोगे। राइट, अब जैसे मान लो आपके जो मैनेजर है या जो आपके यहाँ काम करते हैं एम्प्लॉय, वो काफी ईमानदार है, लेकिन आप किसी की ईमानदारी को पैसों में नहीं तोल सकते, इसलिए आप उसकी कहीं रिकॉर्डिंग नहीं करते हो। वहीं यदि आपने बिल्डिंग खरीदी, आपने कैश लेकर आए, तो उसको रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू है, आप उसको पैसों में बता सकते हो। तो ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल जो है मनी से रिलेटेड, कि जो भी चीजें मनी में मेजर होंगी सिर्फ वही रिकॉर्ड होंगी। क्लियर हो गया सेकेंड वाला? चलो अब क्या, अब हम देखेंगे अगला वाला प्रिंसिपल, थर्ड वाला। ठीक है, चलो दो देख लिए। थर्ड वाला है आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो ये भी आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, अकाउंटिंग पीरियड क्या मतलब होता है। मैंने आपको बताया है कि सभी बिजनेस का एक अकाउंटिंग पीरियड होता है ना, दैट इज कब से शुरू होता है भाई, 1 अप्रैल से शुरू होता है, और कहाँ तक जाता है, 31 मार्च तक जाता है। ये तो सबको ही पता है ना। ये क्या है, हमारा फाइनेंशियल ईयर है। कौन सा? फाइनेंशियल ईयर। और जो हमारा कैलेंडर ईयर होता है वो तो आपको पता ही है, 1 जनवरी जो हम न्यू ईयर मनाते हैं, कहाँ तक जाता है, 31 दिसंबर तक जाता है, वो हमारा कैलेंडर ईयर है। लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च।
राइट चलो, तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है वो है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये क्या बोल रहा है, लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। ये जो है ना, ये मैंने जो बताया अकाउंटिंग पीरियड है या फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं आप इसको, राइट। तो बेसिकली क्या कह रहा है भाई, बिजनेस की जो पूरी लाइफ है इसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो वो जो एक पार्ट है वो कितने टाइम का होगा, 12 महीने का, दैट इज 1 साल। बिजनेस की पूरी लाइफ को एक एक साल में आप डिवाइड कर देते हो, क्योंकि आपको पता है बिजनेस की क्या लाइफ होती है, 2-4 साल की होती है क्या, नहीं मैम, बहुत लंबी। पहले प्रिंसिपल में तो मैम आपने बताया कि जो बिजनेस की लाइफ होती है वो बहुत लंबी होती है, दैट इज इनफाइनाइट, गोइंग कंसर्न है हमारा, लंबे टाइम तक चलने वाला है। तो जब लाइफ लंबी है तो हम क्या करें, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे आपका एग्जांपल ले लो, है ना, अब देखो आपकी पढ़ाई चल रही है, आप बचपन से पढ़ रहे हो, मतलब 2.5 साल या 3 साल के होते हो जब से आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, आपको स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है, नर्सरी में, KG1 में, राइट। अब जब से आप पढ़ रहे हो, आज आप 11th क्लास में आ गए, अभी और पढ़ोगे भाई, कॉलेज वॉलेज करोगे, अभी आपको 5-6 साल और पढ़ना है ना, उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, राइट। जितने साल पढ़ना आप पढ़ोगे, लगभग हम जो स्टूडेंट है वो 20 से 25 साल भी पढ़ सकता है अपनी लाइफ में, 20 साल 25 साल पढ़ सकता है। तो ये जो आपका मैंने मिनिमम एक एवरेज बताया 20 से 25 साल पढ़ने का। अब इसमें जो आपकी ग्रोथ है या जो आपकी परफॉर्मेंस है, क्या वो आप पूरी 20-25 साल बाद ही देखोगे? बताओ मुझे, नर्सरी से पढ़ रहे हो, पूरी 25 साल बाद देखोगे अपनी ग्रोथ कि पूरी 25 साल में मैंने क्या किया? ऐसा नहीं होता ना भाई, हर साल आपका रिजल्ट आता है, हर साल आपका परफॉर्मेंस आप देखते हो, हर साल आपकी मार्कशीट में आपके परसेंटेज आते हैं, आपके ग्रेड आते हैं, है ना भाई। KG नर्सरी में आपके एग्जाम हुए, नर्सरी में आपकी मार्कशीट आई, KG1 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे करके आपकी क्या हुई, अलग अलग क्लासेस में आपने अपनी परफॉर्मेंस देखी। एकदम एंड मोमेंट के लिए तो वेट नहीं किया कि भाई वो तो 25 साल बाद देखेंगे, पूरा रिजल्ट 25 साल का इकट्ठा एक बार में देखेंगे, ऐसा कोई नहीं करता ना। हर साल आपका रिजल्ट आता है, हर साल आपके एग्जाम हो रहे हैं, हर साल आप अपनी परफॉर्मेंस देख रहे हो। तो बिजनेस के साथ भी यही है, लास्ट मोमेंट के लिए बिजनेस वेट नहीं करता। जैसे मैंने बताया टाटा आपकी जो इंटरप्राइज है वो अब देखो कितना लंबा चल रहा है उसका बिजनेस, तो क्या वो लास्ट टाइम के लिए वेट करेंगे भाई जब बिजनेस खत्म होगा तब प्रॉफिट देखेंगे, तब परफॉर्मेंस देखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने क्या किया है, अपने पूरे बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज हर एक पार्ट को 12 महीने, मतलब 12 महीने का पूरा एक उसकी लाइफ मान ली कि यार 1 साल में हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया, पूरी लाइफ को एक एक साल में डिवाइड कर दिया। और क्या चेक करी हमने, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करी। क्लियर, यही हमारा क्या अकाउंटिंग पीरियड, राइट। क्योंकि कोई बिजनेस एंड टाइम के लिए तो वेट करेगा नहीं, वो क्या करेगा, हर साल बिजनेस को पोजीशन चेक करने के लिए हर साल फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाएगा। किसमें, पूरे 1 साल में बनाएगा। जैसे 1 साल खत्म हुआ, फाइनेंशियल अकाउंट बना, फिर अगले साल पे चले गए, फिर अगले साल के बनाए, लाइक वाइज चलता रहता है बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है। According to accounting principle period, the life of an enterprise is broken into smaller periods so that its performance is measure at regular interval, so that हम regularly क्या देख सके, उसकी परफॉर्मेंस देख सके, दैट इज हर साल एक एक इंटरवल, एक एक साल का एक एक इंटरवल, ठीक है। सिंपल सा था प्रिंसिपल, समझ आ गया पक्का? चलो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वाले प्रिंसिपल की तरफ, दैट इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये भी आप नाम से ही सजेस्ट कर सकते हो। क्या मतलब होता है फुल डिस्क्लोजर का, कि हर चीज आपको डिस्क्लोज कर रही है, हर चीज आपको बतानी है। डिस्क्लोज करना मतलब सब कुछ बताना, कुछ भी छुपाना नहीं, सारी चीजें बताना। तो यहाँ क्या कह रहा है, डिस्क्लोजर शुड बी मेड ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड अंडर लॉ एंड दोज आइटम्स विच आर मटेरियल। तो जो भी चीजें जरूरी हैं यूजर्स को डिसीजन लेने में, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी आपको बतानी है। जैसे कि आपके पास कितना पैसा है, कितना कैपिटल है, बिजनेस में कितना कैश है, रॉ मटेरियल कितना है, कितना बिजनेस में सेल हो जाती है, कितने बिजनेस परचेज करता है, बिजनेस का असेट कितने हैं, बिल्डिंग वगैरह, ये सारी चीजें कितनी क्या है, सारी चीजें यूजर्स को बताना है, तभी यूजर्स क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, राइट। तो ये है आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फिर कह रहा है देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड, है ना, मतलब जो भी डे टू डे की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, ये सारी चीजें आपको यूजर्स को बतानी है। जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मटेरियल, मतलब जो जरूरी चीज है। यदि आपके कोई सीक्रेट है
तो वो आप नहीं बताओगे, है ना, वो आप डिस्क्लोज नहीं करोगे। लेकिन यदि कोई ऐसी चीज़ है जिससे यूज़र को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जैसे बिजनेस ने यदि 5-10 रुपए के पेन खरीदे, भाई डेली ऑफिस में काम होता है हर बिजनेस में, तो यदि वो 10-15 रुपए के पेन भी खरीद रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं दिखाएगा, क्योंकि यूज़र को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 10-15 रुपए के पेन यदि बिजनेस ने खरीदे। लेकिन वहीं यदि बिजनेस ने एक बड़ी बिल्डिंग खरीदी है 20 लाख की, तो ये चीज़ बतानी पड़ेगी यूज़र्स को, ताकि यूज़र्स को लगेगा कि हाँ भाई इनके बिजनेस के पास 20 लाख की एक अच्छी खासी बिल्डिंग है जहाँ पे इनका डेली बिजनेस चलता है। समझ गए? तो ये जो बिल्डिंग वाली इन्फॉर्मेशन आपने यूजर्स को बताई, वो क्या हो गई आपकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन। और जहाँ आपने 5-10 रुपए के पेन खरीदे तो वो तो इमटेरियल है, वो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यही है कि आपका फुल डिस्क्लोजर वाला प्रिंसिपल। अब आप पूछोगे मैम डिस्क्लोज करना कहाँ है? तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हो ना, जहाँ आप असेट, कैपिटल, कैश, लाइबिलिटी सारी वैल्यूज लिख रहे हो, वहां पे आप डिस्क्लोज करोगे। फिर जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके यूजर्स पढ़ेंगे तो वो अंदाजा लगा लेंगे कि भाई आपके बिजनेस में क्या पोजीशन है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। और यदि आपको यूजर्स नहीं पता तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपकी क्लास ली थी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वहां मैंने आपको अच्छे से बताया कि कौन कौन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं। यदि नहीं देखी है तो एक बार देख लेना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर चीज को डिस्क्लोज करना, सीक्रेट है वो नहीं डिस्क्लोज करना है, और जो मटेरियल है ऐसी चीजें वो नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल वाली चीजें डिस्क्लोज करनी है। क्लियर? समझ गए? चलो अब बढ़ते हैं अगले वाले प्रिंसिपल की ओर, दैट इज मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब ये क्या कह रहा है? एन आइटम और डिस्क्लोजर इज मटेरियल इफ इट विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर। क्या बोल रहा है? यदि कोई भी आइटम या कोई भी चीज जो आप डिस्क्लोज कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए, यूजर्स के लिए मटेरियल होनी चाहिए, राइट? उसके बाद अच्छा ये वाला हमने पढ़ लिया क्या? ओके चलो हाँ, तो ये क्या बोल रहा है? इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर। जो भी चीजें आप डिस्क्लोज कर रहे हो ना, वो कैसी होनी चाहिए? मटेरियल, मतलब यूजफुल होनी चाहिए। अनवांटेड सारी चीजें आपको नहीं बतानी है, जो यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही आपको बताना है। एन आइटम शुड बी रिकॉर्डेड एज मटेरियल। ये मैंने आपको जो प्रीवियस वाला प्रिंसिपल था ना, वही मैंने आपको मटेरियल वाला भी समझा दिया था, राइट? देखो जो हमारा ये वाला था ना फुल डिस्क्लोजर, इसमें सिर्फ ये है कि हमें क्या करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो शो करनी है लेकिन सीक्रेट्स नहीं बताने हैं, राइट? सीक्रेट्स नहीं बताने, बिजनेस के सिर्फ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें देनी है। देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड। हाँ, ये मैंने बताया था कि आपको क्या करनी है, सिर्फ अपनी बिजनेस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बतानी है। कोई सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं तो वो आप नहीं भी बताओगे तो चलेगा। ये वाला प्रिंसिपल कहता है। फिर इसमें जो मैंने आपको अगली चीज बता दी थी वो मटेरियल वाले प्रिंसिपल से रिलेटेड थी, कि जो भी चीज मटेरियल है दैट इज जो आपने बिल्डिंग ली वो आप बताओगे, और जो मटेरियल है जैसे 5-10 रुपए के पेन लिए तो वो आप नहीं बताओगे, वो आपका मटेरियलिटी प्रिंसिपल में आता है, राइट? मैंने आपको पुराने प्रिंसिपल में दोनों प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है, तो मटेरियल वाला समझ गए, एक बार रीड कर देती हूँ। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। अब कोई भी आइटम या कोई भी इंफॉर्मेशन मटेरियल कब कहलाएगी, है ना? आप कब ये डिसाइड करोगे कि ये इन्फॉर्मेशन मटेरियल है? वो तब कहलाएगी जब जिस यूजर को आप वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसको डिसीजन लेने में यदि हेल्प कर रही है वो, इट मीन्स वो मटेरियल है। जैसे कि मैंने बताया बिजनेस ने बिल्डिंग खरीदी, तो उसके बेसिस पे यूजर डिसीजन लेगा कि यार चलो ठीक है, कंपनी के पास बिल्डिंग है, मतलब अच्छा खासा पैसा है, कंपनी अच्छी चल रही है, तो मतलब ठीक है, इन्वेस्टर को डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। लेकिन वहीं यदि 5-10 रुपए के पेन खरीदे तो वो इन्वेस्टर उस बेसिस पे तो डिसीजन लेगा नहीं, राइट? तो वो इमटेरियल है। तो इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे और फिर सिर्फ मटेरियल वाली इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करेंगे। अब समझ आ गए दोनों वाले प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी। अब देखते हैं सिक्स्थ वाला क्या कह रहा है, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। प्रोवाइड फॉर और एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट डू नॉट अकाउंट टू एंटिसिपेट इनकम और एंड प्रॉफिट। क्या कह रहा है ये, कि यदि आपको लॉस होने के जरा से भी चांसेस हैं कि फ्यूचर में हमको लॉस हो सकता है या फ्यूचर में हमको कुछ खर्चा करना है, कुछ एक्सपेंस करना है, तो उसको आज ही क्या कर दो, रिकॉर्ड कर दो कि भाई फ्यूचर में कुछ है, लॉस हो सकता है या हमारे खर्चे हो सकते हैं, तो उसकी आज ही रिकॉर्डिंग कर दो, आज ही एंट्री कर दो और आज ही उससे रिलेटेड तैयारी स्टार्ट कर दो, राइट? जरा सी भी रिस्क नहीं लेनी है आपको लॉस के केस में। लेकिन यदि आपको प्रॉफिट या इनकम होने के 99% चांस भी लग रहे हैं कि यार प्रॉफिट होने वाला है, पक्का गारंटी है, लेकिन भाई जब तक हो ना जाए, जब तक आपके पास प्रॉफिट आ ना जाए, पैसे आ ना जाए, कैश ना आ जाए, तब तक उसकी रिकॉर्डिंग मत करो, राइट? भले आपके बेस्ट फ्रेंड ने क्यों ना बोला कि भाई मैं आऊंगा तुझसे सामान लेके जाऊंगा और तुझे पैसे दे दूंगा, राइट? तेरी इनकम करा दूंगा, मैं तेरे को पैसे दूंगा, मैं तेरे से सामान ले लूंगा, लेकिन
तब भी आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। भले बेस्ट फ्रेंड एक मुखर गया तो भाई 1 महीने बाद लौट के ही नहीं आया फिर, राइट। तो जब तक इनकम हो ना जाए, भले 99% चांस है इनकम होना है, प्रॉफिट होना है, तब भी रिकॉर्ड नहीं करोगे। लेकिन यदि लॉस के 1% चांस भी लग रहा है ना, तो भी रिकॉर्ड कर दो भाई। लॉस के केस में बिजनेस को कोई रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन इनकम लग रही है तो अभी वेट करो, थोड़ी ठंड रखो। जब इनकम हो जाएगी, जब एक्चुअल में प्रॉफिट हो जाएगा, तब आप क्या कर लेना, उसको रिकॉर्ड कर लेना। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कह रहा है आपका, कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस। क्लियर, समझ गए 6th वाला। चलो 7th वाला देखते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड कर रहे हो उस प्राइस पे करोगे जो आपने उसको ट्रांजैक्शन को करने के लिए जो प्राइस या जो कॉस्ट आपने पे करी है, राइट। An asset is recorded in the books of accounts at the price paid to acquire it, and the cost is the basis for all subsequent accounting of the asset. कोई asset यदि आपको सपोज अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है तो किस कॉस्ट पे करोगे, जिस पर आपने उसको खरीदी है। एक्वायर मतलब खरीदी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख रुपए की, है ना, आज से 5 साल पहले। लेकिन आज उसकी जो वैल्यू है वो डबल हो गई। 10 लाख में खरीदी थी, आज वो 20 लाख की हो गई। लेकिन मैं अपने अकाउंट में किस प्राइस पे बताऊंगी, 10 लाख पे बताऊंगी या 20 लाख पे? मैं बताऊंगी जिस पे मैंने खरीदी है, दैट इज एक्वायर। मैंने तो 10 लाख पे खरीदी है, तो भाई भले उसकी वैल्यू 20, 30, 40 क्यों ना हो जाए, मैं उसको 10 लाख पे ही रिकॉर्ड करूंगी। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि बाहर उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है। मैंने तो बस 10 में खरीदी थी ना, तो मैं 10 में ही रिकॉर्ड करूंगी। ये कहता है आपका कॉस्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। कि जिस रेट पर या जिस प्राइस पर, जिस कॉस्ट पर आपने असेट को खरीदा है, उसी कॉस्ट पर रिकॉर्डिंग करो। बाकी मार्केट में क्या वैल्यू है क्या नहीं, उससे आपको लेना देना नहीं रखना है। क्लियर। चलो 8वां प्रिंसिपल है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। एक्सपेंसेस इनकर टू अर्न द रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्गनाइज्ड एज एक्सपेंसेस इन द ईयर रेवेन्यू इज रिकॉर्गनाइज्ड। क्या कह रहा है ये, कि आपने जिस साल में खर्चे किए हैं, उस खर्चों से जो इनकम हुई है वो भी उसी साल होनी चाहिए, दोनों मैच होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा एक वर्ष है पूरा, एक फाइनेंशियल ईयर है, उस ईयर में मैंने जितने भी खर्चे करे हैं, उस खर्चों से जो इनकम हुई है वो भी इसी वर्ष मैं रिकॉर्ड करूंगी। ऐसा नहीं है खर्चे तो इस वर्ष करे, इनकम अगले साल हुई तो अगले साल रिकॉर्ड कर दूंगी, ऐसा नहीं है। इस वर्ष के जो खर्चे हुए हैं उसकी इनकम को भी मैं इसी साल रिकॉर्ड करूंगी। भले यदि अगले साल हो रही है ना, तो फिर क्या करेंगे हम, एडजस्टमेंट। भाई कई बार होता है, भाई जैसे मान लो मैंने आज खर्चे तो कर दिए, कई बार होता है कि उस खर्चों से जो मेरे को इनकम होगी वो अगले साल आएगी, होता है कई बार, क्योंकि बिजनेस की लाइफ तो लंबी है, एक साल तो है नहीं, है ना। तो क्या होता है, जो इनकम है वो अगले साल होती है, तो बिजनेस फिर क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं अपने अकाउंट्स में, फिर एडजस्ट करके क्या करते हैं, उस वाली इनकम को इसी साल दिखाते हैं, है ना। वो जब आप अकाउंट बनाओगे तो मैं आपको एडजस्टमेंट करना सिखाऊंगी, वहां मैं बताऊंगी कैसे करते हैं। तो बेसिकली यहाँ बस इतना कह रहा है कि यदि ये वाले पर्टिकुलर ईयर के जो भी खर्चे हैं, उनसे जितनी भी इनकम हुई है वो आप इसी साल दिखाओगे, इसी साल रिकॉर्डिंग करोगे। भले वो अगले साल हो, उसके अगले हो, 3-4 साल बाद भी क्यों ना हो, पर दिखाओगे इसी साल, ठीक है। ताकि क्या हो भाई, एक चीज पर्टिकुलर मेंटेन रहे कि भाई हाँ इतना खर्चा किया तो इनकम इसी साल हमें इतनी रिसीव हुई, ठीक है। समझ गए। कौन सा है हमारा मैचिंग, क्या मैच होने, किस चीज की मैचिंग की बात कही है, एक्सपेंस और रेवेन्यू, कि जो खर्च किया उस पर जो कमाया वो मैच होना चाहिए। क्लियर, समझ आ गया 8th वाला। अब आगे बढ़े, चलो 9th वाला है आपका डुअल एस्पेक्ट और ड्युअलिटी प्रिंसिपल। ये तो इजी है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है कि एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू हैज 2 एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। भाई ये तो पता ही है कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनके 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है, एक क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। मतलब यदि आपने सेल करी, यदि मैंने ये पेन बेचा तो ये तो एक चीज़ हो गई, लेकिन जब बेचूंगी तो भाई पैसा भी तो आएगा, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। काम एक ही हुआ, सेलिंग करी, लेकिन इससे 2 चीज़ें हो गई। एक को मैंने दिया पेन और मेरे पास कैश आ गया। यदि 100 रुपये का पेन है तो मेरे पास 100 रुपये आ गया, तो 100 रुपये की चीज़ बेची और 100 रुपये कैश आ गया। तो एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट हो गए, एक क्रेडिट और डेबिट। समझ गए, सिंपल सा था। फिर है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ये क्या कह रहा है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश। मतलब रेवेन्यू को आप तभी रिकॉर्ड करोगे जब आपको वो
रिसीव हो जाता है उस तभी करोगे, उससे पहले नहीं करोगे। मतलब जब पैसा आ जाएगा तभी आपको रिकॉर्ड करना है। Revenue is considered to have been realized when a transaction has been entered into and the obligation to receive the amount is established। कब आप रिकॉर्ड करोगे चीज़ों को, या कब आप ये समझोगे कि हाँ भाई पैसा मिला, मतलब मेरे पास रेवेन्यू हुआ, कब करोगे? जब आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा, आपने ट्रांजैक्शन की एंट्री कर दी और आपका जो एक ऑब्लिगेशन था कि मुझे अमाउंट मिलेगा, है ना, मैंने तो ट्रांजैक्शन कर दिया, सपोज मैंने सेलिंग कर दी, अब मुझे पैसा मिलेगा, तो जब तक मुझे वो पैसा नहीं मिलेगा तब तक मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी। जैसे ही मुझे पैसा मिलेगा, जैसे ही रेवेन्यू क्या हो जाएगा, रिकॉर्गनाइज हो जाएगा, तभी मैं क्या करूंगी, उसकी रिकॉर्डिंग करूंगी। ये आपका 10th वाला प्रिंसिपल कह रहा है, दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं आगे। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो ना, उनका कोई सबूत होना चाहिए, कोई एविडेंस होना चाहिए। इट मीन्स ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी एविडेंस्ड एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट। जैसे कि आपके पास यदि आपने कैश में पेमेंट करी है तो कैश का मेमो होना चाहिए, या फिर आपके पास बिल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने सेलिंग करी तो सेलिंग का बिल होना चाहिए, आपने कुछ परचेज किया तो परचेजिंग का बिल होना चाहिए। लाइकवाइज आपके पास कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए। ये आपका था 11th वाला प्रिंसिपल। क्लियर हो गया? ये तो इजी वाला था, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। पूरे हमारे 11 प्रिंसिपल हो गए। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, तो चलो फटाक से क्या करो, लाइक शेयर कर दो, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से आपको क्या करना है, लाइक शेयर करना है। कर दिया सबने? चलो अब देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है। सो एट प्रेजेंट 3 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द एंटरप्राइज। तो ये 3 सेट है हमारे पास, ये 3 अलग अलग आप कह सकते हो इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्या कर रही हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बना रही हैं, या इन्होंने बनाए हैं, राइट। अभी भी बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो कौन सी वो 3 आप कह सकते हो मेन आपकी एंटरप्राइजेज या मेन आपकी जो बॉडीज हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय, किसने इशू किए? सबसे पहले जो हम देख रहे हैं दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसको हम क्या बोलते हैं, ICAI, है ना। इन्होंने भी क्या किए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू किया, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर, किसके अंडर आए, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आए हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर थर्ड हमारे आए हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर, ये किसके हैं, इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। किसने दिए, अगेन कंपनीज एक्ट 2013 में आए हैं, बाय किसने किए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए। किसने इशू किए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये आपको चीज़ इंपॉर्टेंट रखनी है, बाकी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो अब इसका कुछ अगेन क्या देखते हैं, मीनिंग इसका समझते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट आर फॉलोड बाय प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगेन क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, भाई बेसिक आपको कुछ गाइडलाइन देके रखिए, बेसिक आपको कुछ फंडामेंटल देके रखे हैं जो सभी ने एक्सेप्ट किए हैं, जनरली एक्सेप्टेड हैं सभी के द्वारा, राइट, जिससे आप क्या कर सको, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना सको, प्रिपेयर कर सको और उनको प्रेजेंट कर सको, यूजर्स तक कम्युनिकेट कर सको, राइट। वो सारी चीज़ें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बता के रखी है, कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करके रखी हैं। फिर है दे आर अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू, ये बेसिकली क्या है भाई, कुछ रूल्स है ना, कुछ प्रोसीजर, कुछ प्रोसेस मेथड्स हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, रिकॉर्गनाइज कर सकते हो ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, किसका, जितने भी आपके अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जितने भी बिजनेस में चीज़ें चल रही हैं, उन सारी चीज़ों का कहाँ पर, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, राइट, इशूड बाय द काउंसिल ऑफ, किसने किया है, अगेन ICAI ने, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, समझ गए। तो इन सारी चीज़ों को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मेजर करना है, रिकॉग्नाइज करना है, कैसे उनका ट्रीटमेंट करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है और उसको डिस्क्लोज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें यदि किसी को नहीं पता तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देख के सीख सकता है। तो बेसिकली जो आपके CA होते हैं, CS, जब आप ये सारी पढ़ाई करते हैं ना, तो वहाँ ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, याद होना चाहिए। अब देखो आपकी बुक में आपको एक लंबी सी लिस्ट दे के रखी होगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, दोनों की,
है ना, वो सारी की सारी लिस्ट आपको एक बार रीड करनी है, क्योंकि यदि आप CA CS करोगे ना तो फिर तो याद करनी पड़ेंगे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि भाई एक CA को क्या करना होता है कंपनी में, अकाउंटेंट वाला काम, उसको सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, चेक करना होता है, राइट। तो ये जब सारी चीज़ें करोगे तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना जरूरी है। अभी फिलहाल भले आप याद नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन एक बार उस लिस्ट को देख लेना जो आपकी क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट दी है, बहुत सारे 1 2 3 4 करके आपको बहुत लंबी लिस्ट दी है। अगर मैं यहाँ पे लाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसको एक बार रीड करना, जनरली नॉलेज के लिए एक बार रीड कर लेना, भले याद मत करना बट रीड करना एक बार, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दोनों, ठीक है। चलो, तो ये देख लिया हमने मीनिंग। अब अगला देखते हैं हम नेचर देख लेते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या नेचर होता है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गाइडलाइन, आपको पता ही है नॉर्मल सी क्या है, गाइडलाइन है जो किसने दी है या फिर जिनको हमने प्रोवाइड किया है, द फ्रेमवर्क सो दैट क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर, सो दैट कि भाई एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सके। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है ना, अच्छी कॉपी मेंटेन करनी है, तो ज़रूरी है कि टीचर क्या दे, कुछ गाइडलाइंस दे, कुछ स्टैंडर्ड्स बता दे कि भाई ऐसी कॉपी बनानी है, ऐसे प्रोजेक्ट बनाना है, ये कवर चढ़ाना है, ये पेजेस लेने हैं, ये फाइल लेनी है, शीट बनानी है, जो भी करना है, ठीक है। आपको प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं टीचर्स लोग, ताकि क्या हो, अच्छा खासा प्रोजेक्ट बन सके। वैसे ही जब अच्छे खासे आपको अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं तो आपको अच्छी गाइडलाइन मिलनी चाहिए, जो कहाँ से मिलेगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मिलेगी, ठीक है। फिर है द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेटिबिलिटी। क्या ऑब्जेक्टिव है, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों लेकर आए हैं, सो दैट जितनी भी अकाउंटिंग की प्रैक्टिस है वो एक जैसी रहे, यूनिफॉर्म रहे, है ना, सभी की प्रैक्टिस या सभी के प्रिंसिपल, सभी के मैथड सेम रहे, किसी का कुछ अलग नहीं। ऐसा नहीं कि सारे बिजनेस अलग अलग मैथड यूज करें, सब अलग अलग भाग रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, सबको एक जैसी मैथड से ही चीज़ों को बनाना है, जिससे क्या होगी भाई, ट्रांसपेरेंसी आएगी, कंसिस्टेंसी आएगी, और आप इजीली कंपेयर कर पाओगे अपने पोजीशन को भी और कॉम्पिटिटर की पोजीशन से भी, खुद की पोजीशन को अच्छे से कंपेयर कर पाओगे। तो ये क्या हो गई, नेचर हो गया। फिर अगला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ ऑफ द कंट्री। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो ऐसे ही नहीं बना दिए, हवा में बन गए हो, ऐसे ही नहीं बनाए हैं, बल्कि क्या चीज़ें ध्यान में रखी है, बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है, मतलब बिजनेस के आसपास जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपके कस्टमर, आपके एम्प्लॉय, आपके सप्लायर, आपके गवर्नमेंट, पब्लिक, है ना, आपके क्रेडिटर्स, ये जो भी आसपास बिजनेस के, मतलब जितने भी आसपास जो पीपल्स हैं, जो इंडिविजुअल हैं, जो बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, है ना, मतलब बिजनेस को उनको ध्यान में रखना पड़ता है, बिजनेस का उनसे कुछ ना कुछ रिलेशन होता ही है, जैसे कि गवर्नमेंट, अभी मैंने बताया, एम्प्लॉय, आपके कस्टमर, आपके सप्लायर, क्रेडिटर, ये सारी चीज़ों से क्या आपका कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ लेना देना है, तो वो इन सारे बिजनेस इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। तो जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हैं वो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के बने हैं, इनको देखते हुए बने हैं, और आपके जो कंट्री के लॉ है ना, जितने भी कंपनीज एक्ट है, कंपनी के लॉ है, पार्टनरशिप के लॉ है, जितने भी लॉ है ना तमाम तरीके के, उन सबको ध्यान में रख के, उन सबको पढ़ के समझ के उसके बाद आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। फिर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर, भाई ये तो आपको फॉलो करना है ना, मैंडेटरी है कि ये आपको फॉलो करना है यदि आप अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो तो। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव आल्सो बीन मेड फ्लेक्सिबल, काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ऐसा कुछ आपको वो नहीं है, रिजिडिटी नहीं है कि ये तो आपको एज इट इज़ ही फॉलो करना है, आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अपने बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के स्केल के अकॉर्डिंग, भाई लार्ज स्केल बिजनेस है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, जैसा भी है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, क्योंकि ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। क्लियर, समझ आ गया ये। चलो अब नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं, कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिस्क्राइब टू बी फॉलोड इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्या है बेसिकली, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, सो दैट हम प्रिपेयर कर सकें और प्रेजेंट कर सके हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन कॉमन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। क्योंकि इससे क्या होगा, जो भी हम स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, जो भी अकाउंट्स बना रहे हैं, वो सारे एक ही तरीके के रूल से बनेंगे, है ना। भाई देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या है, बहुत सारे आपको रूल्स, सारी चीज़ें दे के रखिए, जो मैंने लिस्ट बोली है ना, एक बार उसको पढ़ लेना, लिस्ट पढ़ लोगे तो समझ आएगा कि हाँ भाई ये रूल्स है, ये मैथड्स है, ये सारी चीज़ें गाइडलाइन है। जैसे आपके स्कूल में नोटिस निकल के आता होगा ना कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी आया, 15 अगस्त का आया कि भाई इस दिन ये यूनिफॉर्म पहन के आनी है, इतने बजे आना है, ऐसे आना है ना, सारी चीज़ें, इतने बजे ये प्रोग्राम होगा, इतने बजे लड्डू बटेंगे, ये सारी चीज़ें आपको एक नोटिस आता है, उसमें सारी चीज़ें बता के रखी होती है।
सेम वैसे ही ऐसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट है जहां आपको बता दिया क्या रूल्स रहेंगे, क्या प्रिंसिपल रहेंगे जो आपको यूज करके अकाउंट्स बनाने रहेंगे, सो दैट क्या हो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके यूजर्स को, सभी को समझ में आ जाए। अब जैसे एक रूल आपके लिए निकाल दिए, अब सभी स्टूडेंट्स एक ही रूल को फॉलो करेंगे तो भाई कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी। अब जैसे स्कूल में होता है ना कि 15 अगस्त को आपको व्हाइट यूनिफॉर्म में ही आना है, राइट। तो एक बार आपने नोटिस निकाल दिया, स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया कि भाई सुबह 7 बजे आना है, व्हाइट यूनिफॉर्म में आना है, इतने बजे छुट्टी होगी, इतने बजे आना है, फ्लैग होस्टिंग इतने बजे होगी, सारी चीज़ें इतने बजे प्रोग्राम होगा, ये सारी चीज़ें। तो क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी, सभी स्टूडेंट्स एक जैसे ही आएंगे, सारी चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी। तो सेम यही जब अकाउंट्स में यदि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे तो सारी चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और यूजर्स को भी समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि सब एक जैसा बना रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सब एक जैसी बैलेंस शीट बना रहे हैं, सब एक साइड लाइबिलिटी लिखते हैं और एक साइड एसेट ही लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अलग लिख रहा है, सभी चीज़ें एक जैसी होंगी। तो क्या होगा, यूजर्स को आसानी से अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलो अब बढ़ते हैं आगे। आगे का टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, हम क्यों बनाते हैं, मतलब उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लाने के पीछे का उद्देश्य। चलो सबसे पहला पॉइंट है minimize the diverse accounting policies and practice with the aim to eliminate them to the extent possible। अब जो पहले बहुत सारी है ना, डाइवर्स मतलब बहुत सारी अलग अलग पॉलिसी जो यूज़ हो रही थी, मतलब जितने भी बिजनेस हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, सब अपनी अलग अलग पॉलिसी बना रहे थे, कोई कैसे अकाउंट्स बना रहे हैं, कोई कैसे, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे थे पहले। लेकिन जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने लेकर आए उसके बाद क्या हुआ, सब एक जैसे करने लगे, राइट। तो अब ये क्या हो गई, जो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज पहले थी, अब हमने क्या किया, उनको खत्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया उनको, और एक जैसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी फॉलो करने लगे। ठीक है, फिर है प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि स्कूल में आपको टीचर प्रोजेक्ट देते हैं, सारे स्टूडेंट्स को एक जैसा प्रोजेक्ट देते हैं, और जब स्टूडेंट प्रोजेक्ट बना के लेके आ जाते हैं तो टीचर को समझने में आसानी होती है। सेम वैसे ही जब आप एक जैसे अकाउंट्स बनाओगे तो यूजर्स को समझने में भी आसानी होगी। क्लियर। तो ये क्या है, बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें कराता है, किसकी हेल्प से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हेल्प से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। क्लियर। फिर थर्ड है आपका अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड एंड अप्लाइड। तो जितनी भी आपकी पॉलिसीज आप अप्लाई कर रहे हो, जितने भी प्रिंसिपल्स आप अप्लाई कर रहे हो, उसको समझने में भी यूजर्स को क्या होगी, आसानी होगी, वो पॉलिसीज को समझ भी जाएंगे। कैसे समझेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बिजनेस तो यूज कर नहीं रहा है भाई, जो भी पॉलिसी या जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो वो बाकी के सारे बिजनेस भी वही यूज कर रहे हैं। तो यूजर्स को क्या होगी, आसानी होगी, और वो आराम से पॉलिसीज को समझ जाएंगे जो भी आपने अप्लाई किए होंगे। ठीक है। फिर है फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2 और मोर एंटिटीज। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन करना, राइट, कि आप खुद के परफॉर्मेंस को किसी कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि आपने भी वही अकाउंट्स बनाए हैं, वही मेथड से बनाए हैं जो आपके कॉम्पिटिटर ने बनाए हैं, दोनों की मेथड एक जैसी है। सपोज मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपके टीचर ने आपको प्रोजेक्ट दिया, आपने भी वही सेम चीज़ पे प्रोजेक्ट बनाया है, आपके दोस्त ने भी सेम चीज़ पे प्रोजेक्ट बनाया है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, राइट। सिमिलरली कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने कॉम्पिटिटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी आराम से क्या कर सकती है, कंपेयर कर सकती है। क्लियर। फिर है हमारे पास इनहांसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इससे क्या होगा भाई, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भरोसेमंद रहेंगे। ऐसा नहीं है किसी ने अलग मेथड करी तो क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगी, लोग फिर उस पर भरोसा ही नहीं करेंगे। लेकिन सब यदि सिमिलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके एक जैसे अकाउंट्स बनाएंगे तो यूजर्स क्या कर पाएंगे, उस पर भरोसा कर पाएंगे। इट मीन्स वो क्या हो जाएंगे, रिलायबल हो जाएंगे। क्लियर। तो ये सारे हमारे क्या थे, ऑब्जेक्टिव थे, किसके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। अब इसके बाद का टॉपिक देख लेते हैं हम, यूटिलिटी। अब कुछ बेनिफिट की बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या बेनिफिट्स हैं या क्या यूटिलिटीज़ हैं। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सर्व द फॉलोइंग पर्पस। तो सबसे पहला पॉइंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड द नॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर। तो बेसिकली ये क्या दे रहे हैं भाई, आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस दे रहे हैं, है ना, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना सकते हो। तो आपको कुछ बेसिक नॉर्म्स दे रहे हैं, कुछ बेसिक गाइडलाइंस मिल रही हैं, बेसिक मेथड या किस तरीके से आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, वो बेसिक फंडामेंटल गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड कराता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो पहला एडवांटेज हो गया। अब दूसरा है आपका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स। तो एक जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनेंगे, सभी लोगों के सेम बनेंगे, यूनिफॉर्म बनेंगे, ठीक है, बाय रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिस। डाइवर्स मतलब जो अलग अलग
प्रैक्टिसेस लोग कर रहे थे, अलग अलग जो प्रिंसिपल फॉलो कर रही थी, सारी कंपनीज अलग अलग करती थी, डाइवर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो वो चीज़ अब क्या रहेगी, नहीं रहेगी। तो फिर बेसिकली क्या होगा, अब एक सिंगल सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही फॉलो होंगे, अलग अलग प्रिंसिपल्स को कोई फॉलो नहीं करेगा। दूसरा एडवांटेज हो गया। फिर तीसरा है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो जो भी आपके यूजर्स हैं, जो आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों? क्योंकि सभी कंपनीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को वो देख रहे हैं, सभी के सेम है, तो उनको पता है भाई सभी ने सेम तरीके से बनाया, इट मीन्स ये क्या होंगे, करेक्ट होंगे, क्योंकि सभी ने क्या फॉलो करके बनाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाए हैं, तो ये क्या होंगे, सेम होंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी यूजर्स हैं जो इन इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, उनके बीच में क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, उनको लगेगा हाँ भाई ठीक है, सबने स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया, इट मीन्स ये क्या है, करेक्ट है। फिर है लास्ट वाला एडवांटेज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प ऑडिटर इन ऑडिटिंग द अकाउंट्स। तो जो भी हमारे ऑडिटर है, भाई ऑडिटर कौन होते हैं, देखो जितनी भी कंपनीज हैं जो अकाउंट्स बनाती है ना, उनको अकाउंट्स को चेक किया जाता है, टाइम टाइम पर चेक किया जाता है। कौन चेक करता है, जो भी अकाउंट्स को चेक करता है उसको हम बोलते हैं ऑडिटर। या तो कंपनी फुल टाइम ऑडिटर भी रखती है, या फिर ऑडिटर को बाहर से अपॉइंट भी करती है ना। तो उस केस में क्या होता है, वो ऑडिटर जो भी चेक कर रहा है आपके अकाउंट्स को, उसको आसानी होगी, वो आसानी से चेक कर पाएगा यदि आपने अकाउंट्स कैसे बनाए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी क्लासेस में अपनी नोटबुक बनाते हो, अपने फाइल बनाते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो, लास्ट में आप क्या करते हो, टीचर से चेक करवाते हो। वैसे ही जो आपके अकाउंट्स हैं वो ऑडिटर चेक करता है, जैसे आपकी नोटबुक्स को आपके टीचर चेक करते हैं। क्लियर, समझ गए? चलो ये क्या थी, कुछ यूटिलिटी थी। अब इसके आगे देखते हैं हम लिमिटेशन। अब कुछ लिमिटेशन देख लेते कि भाई कमियां क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ कमियां भी हैं। जैसे कि पहली है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैन मेड। मैन मेड मतलब भाई इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम इंसानों ने ही बनाया, किसी ऐसे ही नहीं है कि मतलब धरती से बिल्कुल निकल के आ गए, इनको हम इंसानों ने ही बनाया है। इसलिए ये क्या है, इट डज नॉट पास द वेरिफिकेशन टेस्ट ऑलवेज। जब भी आप इनको वेरीफाई करने निकलते हो या अपने अकाउंट्स को जब भी वेरीफाई करते हो ना, तो हमेशा ये 100% ट्रू नहीं होते, राइट। आपके अकाउंट्स कभी भी 100% करेक्ट नहीं होते, कुछ ना कुछ कमी तो रही जाती है, क्योंकि आपको पता है भाई इंसान से ही गलती होती है, या गलती इंसानों से ही होती है। इसलिए ये हम ही ने बनाए, मैन मेड है, तो इनमें भी कुछ ना कुछ कमियां रही जाती है। इसलिए जब भी आप अकाउंट्स बनाते हो, उसका वेरिफिकेशन करते हो, मतलब उसको दोबारा से जब आप चेक करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100% ट्रू हो, 1-2% उनमें कमियाँ रह जाती हैं। तो ये क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया, ठीक है। फिर है सेकंड वाला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप बना रहे हो ना, वो आप बिजनेस एनवायरनमेंट के बेस पे बनाते हो, मैंने आपको बताया। या फिर जो आपकी कंट्री के लॉ है, जैसे कि कंपनीज लॉ है, पार्टनरशिप एक्ट है, जितने भी लॉ या एक्ट है, उनके बेसिस पर आप बनाते हो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और आपको पता है कि इनमें बदलाव आते हैं, जैसे यहाँ लिखा है दे चेंज ऑफन टू मीट द चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट और लॉ। अब आपको पता है आपके बिजनेस का एनवायरनमेंट बदलता रहता है। जैसे मैंने बताया कि आपका जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है, उसमें आपकी गवर्नमेंट आती है, आपकी सरकार आती है। गवर्नमेंट हर 5 या 10 या 15 साल में चेंज होती रहती है। भाई 5 साल कोई गवर्नमेंट है, फिर हो सकता है अगले 5 साल कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाए। तो जब गवर्नमेंट चेंज होती है, तो वो अपने रूल्स को भी चेंज करती है, नए नए एक्ट लेकर आएगी, नए नए कानून लेकर आएगी। सेम जो आपके लॉ होते हैं, जो कानून होते हैं ना, उनमें भी बदलाव आते रहते हैं। सपोज अभी कुछ साल पहले 2017 में आपका जीएसटी आया था, जिसने आपकी टैक्स की पूरी चीज़ क्या कर दी, पूरी टैक्स की पूरी कहानी पलट के रख दी। पहले हम किसी दूसरे तरीके से टैक्स देते थे, अब जीएसटी के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। तो जैसे जैसे ये लॉ में और आपके बिजनेस के इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, आपका जो बिजनेस में या जो आपके अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसमें भी चेंजेस आएंगे, राइट। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो आपके बिजनेस में या जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये स्टेबल नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं। तो ये क्या हो गया, एक लिमिटेशन हो गया, ठीक है। 2 लिमिटेशन हमने देखे किसके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, समझ में आ गए। अब बढ़े नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज आईएफआरएस। काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है इसका, इसको हमेशा याद रखना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इसको आप मीनिंग देख लेते हैं क्या है। आईएफआरएस आर अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये क्या है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सेट है, मतलब इनके अंदर कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, डेवलप बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। किसने बनाए हैं, IASB, मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक बोर्ड है, मतलब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये बनाए हैं।
ओके, द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, ये जो एक इंटरनेशनल बॉडी है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने किया है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया है। क्लियर। फिर आपसे कह रहा है द स्टैंडर्ड इशूड बाय IASB आर बेस्ड ऑन साउंड एंड क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल, मतलब सारी चीज़ें क्लियर है, साउंड इट मीन्स सारी चीज़ें क्लियरली आप यहाँ पर बता के रखी हैं, और ये क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। समझ गए, तो IFRS क्या है, प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्लियर, समझ में आ गया आपको, बस आपको IFRS के बारे में इतना ही जानना है और ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब हमारे क्या आ गए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। IFRS क्या थे भाई, वो इंटरनेशनली थे, मतलब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे थे। अब जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये हमारे इंडिया के लेवल पर हमने बनाया है, तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंडिया इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग IFRS, अब यहाँ क्या कह रहा है कि देखो, आपको पता है अभी हमारे इंडिया में बहुत वो चल रहा है, क्या, मेक इन इंडिया, मतलब आत्मनिर्भर भारत। हमने अभी ये इनिशिएटिव लिया है, हमारे इंडिया ने बहुत सालों पहले से ही लिया है, मतलब आज की बात नहीं है। हमने ये सोचा है कि हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें हैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे, बाहर के देशों से सामान नहीं बुलवाएंगे, जो भी है अब हमारे देश में ही बनेगा और हम इसको हमारे देश में ही यूज़ करेंगे। ये हमारे क्या है, कुछ हमने ये एजम्पशंस लेके रखे हैं इंडिया, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं, मेक इन इंडिया। तो कुछ यहाँ पर भी हमने वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। हालांकि ये जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हमने बनाए ये आज के नहीं है, आज के टाइम की बात नहीं है, काफ़ी पहले बन चुके थे, लेकिन आपको पता ही है इंडिया आत्मनिर्भर है भाई, आत्मनिर्भर बनने की उस पे है, दिशा पे है ना। तो ये आज से ही नहीं, उतने साल पहले से ही हो गया था ये सब कुछ, जहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इंडिया ने सोचा कि हम IFRS को क्यों फॉलो करें, है ना। IFRS तो इंटरनेशनल लेवल पे है, तो इंडिया ने सोचा हम अपने खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, राइट। सो डिसाइड टू प्रिपेयर इट्स ओन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि किसके जैसे हैं, बिल्कुल IFRS के जैसे है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। IFRS और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। IFRS के बेसिस पे ही आपके इंडियन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हैं। क्लियर। इंडिया ने सोचा कि दूसरे इंस्टीट्यूट के या दूसरी मतलब जो अदर कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन है उनके क्यों फॉलो किए जाएं, हम अपने खुद के बनाएंगे। सो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन बी सेड टू बी कन्वर्जेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ IFRS। तो बेसिकली जो आपका IFRS था ये डाइवर्स था, मतलब बहुत बड़ा था, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी। तो इंडिया ने इसको पूरा देखा, इसको स्टडी किया और सोचा कि चलो अब इसको देखकर हम अपने खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं। जैसे मान लो सपोज फॉर एग्जांपल आप हो, आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आपने अपने दोस्त का देखा, उसका पूरा प्रोजेक्ट पढ़ लिया, आपने पूरा देख लिया और फिर उसका प्रोजेक्ट देख के अपना प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है। अब बिल्कुल एग्जैक्ट डिक्टो सेम तो प्रोजेक्ट आप बनाओगे नहीं, 19-20 के चेंजेस तो आप कर ही दोगे, है ना, लेकिन आपने पहले उसको पूरा देखा, उसके बेसिस पे आपने अपना प्रोजेक्ट बना दिया। वैसे ही सेम यहाँ पे भी हुआ, इंडिया ने क्या किया, IFRS को पहले पूरा देखा जो कि बहुत बड़ा था, फिर उसके बेस पे उसका पूरी एक समरी निकाली, एक पूरा निचोड़ निकाला और फिर उसके बेसिस पे इंडिया ने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना लिए, जो किस पे बेस्ड थे, IFRS पे ही बेस्ड थे, वैसे के वैसे ही थे। तो आज आपका ये होमवर्क रहेगा मेरे साइड से कि आपको क्या करना है, IFRS की जो आपके बुक में पूरी लिस्ट दी है एक बार उसको पढ़ना, फिर उसके बाद आपकी जो अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो लिस्ट दी है एक बार उसको पढ़ना, ठीक है। एक बार दोनों को पढ़ना, दोनों में कंपैरिजन करना, आपको ज़्यादा कंपैरिजन या ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, है ना। जो चीज़ें इसमें हैं वो आपको इसमें भी दिखेंगी, बस थोड़ी बहुत ही चीज़ें होंगी जो डिफरेंट होंगी, बाकी सब सेम है, जितनी इसकी लिस्ट है उतनी ही इसकी भी लिस्ट है, ठीक है। ये थोड़े से ज्यादा है, IFRS बहुत सारे हैं लेकिन जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो थोड़े कम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट मतलब थोड़े हैं, हमारे इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थोड़े हैं और जो IFRS है वो थोड़ा डाइवर्स है, काफी बड़ा है, राइट। तो आपको क्या करना है, एक बार देखना, होमवर्क है भाई, एक बार लिस्ट पढ़ना, जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, आज नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, है ना। तो एक बार IFRS को पूरा देखना और एक बार इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पूरा देखना और फिर देखना दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, बस 19-20 का डिफरेंस दिखेगा, बाकी आपको लगेगा ये भी तो सेम है और ये भी तो सेम है, ठीक है। एक बार पढ़ना, होमवर्क है मेरी तरफ से, इसको जरूर करना। चलो फिर है दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नोन एज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर इंडियन AS, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलो अब बढ़ते हैं आगे। Okay, Indian accounting standards are notified under Companies Act 2013 and are applicable to companies। अब ये जो हमारे इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये कुछ कंपनीज पर एप्लीकेबल होते हैं या आप कह सकते हो उनके लिए कंपलसरी होते हैं अप्लाई करना। तो ये 3 चीज़ें हैं, या आप कह सकते हो ये 3 कैटेगरी की कंपनीज हैं जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना क्या है, कंपलसरी है। सबसे पहली है लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है,
या रजिस्टर्ड है उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है। आप पूछोगे मैम ये क्या बात हुई, ये क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? देखो मैं बताती हूँ। कई बार क्या होता है, कंपनी को कैपिटल चाहिए भाई, कंपनी को या किसी बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। अब हर बार बिजनेस के पास पैसा नहीं होता या हर बार जो ओनर है उसके पास पैसा नहीं होता, तो कंपनी क्या करती है, अपना जो पूरा कैपिटल का हिस्सा है, मतलब सपोज कंपनी को इतना पैसा चाहिए, इतनी कैपिटल चाहिए, कंपनी के पास नहीं है, ओनर के पास भी नहीं है, तो कब, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, सपोज 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ रुपीज है ये। अब भाई इतना बड़ा अमाउंट कोई एक पर्टिकुलर इंसान भी नहीं देगा, बैंक भी इतना बड़ा लोन नहीं देगी 1 करोड़ का। तो इस कंडीशन में क्या करती है कंपनी, इस पूरे कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में ना डिवाइड कर देती है। ठीक है, ऐसे करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पूरी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इस एक छोटे से पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोलती है, शेयर बोलती है। और फिर लोगों को बोलती है कि आप क्या करो, इस पूरी कैपिटल के छोटे छोटे शेयर ले लो। लोग क्या करते हैं, जो जनरल पब्लिक रहती है वो शेयर खरीदती है और कंपनी को पैसा दे देती है। तो कंपनी को क्या होता है, अलग अलग लोगों से बहुत सारा पैसा मिल जाता है, और जब सबको इकट्ठा कर देती है तो पूरा उसका कैपिटल का अमाउंट कवर हो जाता है। अब आप खुद ही सोचो, एक अकेले इंसान से, चलो अच्छा आपका एग्जाम्पल ले लूँ, यदि आप एक दोस्त से 500 रुपये मांगोगे तो वो नहीं देगा, बोलेगा भाई 500 रुपये मैं नहीं दूंगा। आप भाई बड़े दिल वाले हो, शायद दे भी दो, लेकिन यदि मेजोरिटी ऑफ द केसेस में देखें, यदि मान लो आप एक दोस्त से बोलोगे भाई 500 रुपये दे दे, वो नहीं देगा, है ना, क्योंकि यार 500 रुपये उसके लिए बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो वहीं आप 5 अलग अलग दोस्तों के पास जाओगे और सबसे 100 रुपये मांगोगे, तो वो तो दे देंगे कि चलो ठीक है 100 रुपये मांग रहे दे दो यार, है ना। तो 1 से 500 मांगोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अलग अलग 5 लोगों से यदि 100 मांगोगे तो कोई भी दे देगा। तो यही होता है शेयर, कि पूरा अमाउंट नहीं है, यदि आपको मिला तो छोटे छोटे अमाउंट के शेयर बना दो, लोग खरीद लेंगे। ठीक है, ये जो शेयर का टॉपिक है ना, ये अभी आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके फर्दर चैप्टर्स या फर्दर क्लासेस में आप पढ़ोगे। अभी ये इतना टॉपिक नहीं पढ़ना है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि जो कंपनी ऐसा काम करती है, जो शेयर इशू करती है, उनको ऐसे ही शेयर नहीं इशू कर देती, वो स्टॉक एक्सचेंज पे वाले रजिस्टर होती हैं, जो कि हमारा सेबी है। सेबी के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, आई थिंक अभी पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे, तो वो जो सेबी होती है वहाँ पे उनको रजिस्टर होना पड़ता है। तो जो भी कंपनी यदि सेबी में रजिस्टर्ड है या फिर स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है, उसको कंपलसरी है कि वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। क्लियर? चलो, फिर दूसरा है हमारा हैविंग नेट वर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर। यदि किसी भी कंपनी की जो वर्थ है वो 250 करोड़ या उससे ज्यादा की है, तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। एंड देन लास्ट, यदि कोई कंपनी क्या है, किसी की होल्डिंग है, होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, या फिर ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा भाई, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। राइट, समझ गए? अब ये जो आपको एक नए नए वर्ड्स दिख रहे होंगे ना, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, फर्दर आप सब कुछ पढ़ोगे। ठीक है, तो फिलहाल बस ये देख लो कि ये कंपनीज होती हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। ठीक है, और यदि इनको देखना है, यदि इनको जानना है, तो मैंने आपको जो पूरा फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बताया था ना, वहां से आप इसको देख लेना। बाकी अभी सिलेबस में नहीं है, सो डोंट वरी, नहीं भी पढ़ोगे तो इससे क्वेश्चन ऐसा कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो बस यहाँ तक बस आपको इतना पढ़ना है, और यदि जानना है तो जो मैंने फुल रिकॉर्डेड वाला आपका बनाया है वहां पे आप देख लेना फुल एक्सप्लेनेशन में। राइट, समझ गए यहाँ तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम डिफरेंस देख लेते हैं कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और सिंपल जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्यों है, इसका रीजन बताओ, क्यों प्रिंसिपल पे बेस्ड है? क्योंकि ये IFRS से बने हैं। ठीक है, IFRS के बेसिस पे बने हैं, और IFRS खुद अपने आप में क्या है, एक प्रिंसिपल है। राइट, IFRS क्या है, खुद प्रिंसिपल है। तो जब IFRS अपने आप में प्रिंसिपल्स हैं, तो जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो भी प्रिंसिपल ही होंगे। राइट, इसको याद रखना, IFRS प्रिंसिपल है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी प्रिंसिपल है। और यदि हम नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ये क्या है, रूल बेस्ड है, ये प्रिंसिपल बेस्ड नहीं है, ये रूल बेस्ड है। यहाँ पे आपको कोई जनरल रूल बता के रखे हैं, कोई प्रिंसिपल नहीं बता के रखे। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है हमारा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है, यदि आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हो, इट मीन्स आपको फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। ऑन द अदर हैंड, यदि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होता है। अब ये दोनों क्या होते हैं, देखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट पर आपने कोई एसेट खरीदा। सपोज मैंने एक बिल्डिंग खरीदी थी, सपोज करो 5 साल पहले मैंने 10 लाख रुपए की एक बिल्डिंग खरीदी थी, तो ये क्या है 10 लाख, क्योंकि मैंने इस पर खरीदी थी तो ये इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। लेकिन आज 5 साल पहले खरीदी थी ना, अब मान लो 5 साल बाद मैं इसको मार्केट में बेचने जा रही हूँ, तो ये 20 लाख की हो रही है।
ठीक है, ये 20 लाख की जा रही है भाई, 5 साल पहले 10 लाख की खरीदी थी, आज वो 20 लाख की बिक रही है क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इस केस में क्या हुआ, ये हो गई इसकी फेयर वैल्यू। समझ गए? हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब उस एसेट की वो वैल्यू जिस पे आपने एसेट खरीदा था, और फेयर वैल्यू मतलब जिस कॉस्ट पे आप उसको बेचने निकल रहे हो, जो उसकी मार्केट वैल्यू है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू। समझ आ गया? चलो, तो डिफरेंस समझ आ गया। चलो अब हम क्या देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा अंडरलाइनिंग एजम्पशंस इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब जो हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं उसमें क्या क्या एजम्पशन लेके चलते हैं। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे ना, वही इसमें भी है। सबसे पहला गोइंग कंसर्न एजम्पशन और अक्रूरल एजम्पशन। ठीक है, ये दोनों सेम है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे, सेम इसमें भी हम यूज करते हैं। जैसे आपको पता ही है गोइंग कंसर्न का क्या मतलब बताया था, कि आप ये मान के चलते हो कि आपका जो बिजनेस है इसकी लंबी लाइफ है, बहुत लंबे टाइम तक ये बिजनेस चलने वाला है, कंटिन्यूअसली आने वाले बहुत सालों तक चलेगा। कभी हम ये नहीं सोचते कि भाई 1-2 साल चलाएंगे बिजनेस बंद कर देंगे, इस मोटिव से हम कभी नहीं आते। तो सेम वही चीज है, इट इज अज्यूम दैट द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट मतलब बहुत लंबी लाइफ हम मान के चलते हैं। द एंटिटी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, बहुत लंबे टाइम तक हमारी बिजनेस की लाइफ चलने वाली है। फिर सेकेंड है हमारा अक्रूरल अजम्पशन, जो ये कह रहा है द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन अक्रूरल बेसिस। अक्रूरल बेसिस मींस भले आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया उस पर आपने कैश दिया या नहीं दिया, या फिर आपको कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ, उससे आपको कोई मैटर नहीं करता, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही कुछ ट्रांजेक्शन हुआ, आपके साइड से चीज हो गई, आप तुरंत रिकॉर्ड कर दोगे कैश आया नहीं आया, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। when they occur and not when the settlement of transaction takes place। settlement of transaction कब होता है, जब कैश या तो आपको मिल गया या आपने कैश दे दिया, जब सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन किया तुरंत एंट्री कर दोगे। ये सेम वही 2 प्रिंसिपल्स हैं या 2 एजम्पशंस हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी पढ़ाए थे। ठीक है, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी इनको लिया जाता है, दैट इज गोइंग कंसर्न एंड अक्रूरल एजम्पशन। ठीक है, क्लियर है? ये तो आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। चलो अब अगला टॉपिक देख लो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, इसका क्या मतलब है कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बनाने हैं, किसके अंदर, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, राइट। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारे आपके सिलेबस में है, इस साल नहीं तो कुछ 12th में भी रहेंगे, लेकिन ये सब कुछ आपको बनाना सीखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, एक एक करके मैं इनको बता देती हूँ। सबसे पहला है आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। भाई आपके बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजिशन है, ये जानना बहुत जरूरी है, और ये आप किसकी हेल्प से जानते हो, विद द हेल्प ऑफ मेकिंग बैलेंस शीट। ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर में आप अपनी क्या बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, जिसमें आप क्या दिखाते हो भाई, बैलेंस शीट में आप अपने लायबिलिटीज एंड एसेट्स की वैल्यू दिखाते हो कि आपकी लायबिलिटीज कितनी है बिजनेस की और आपके बिजनेस के एसेट्स कितने हैं। वो सारा आपको फाइनेंशियल पोजीशन जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां आपको दिख जाएगा। उसके बाद आप क्या बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मतलब आपकी इक्विटी में क्या चेंजेस हैं। इक्विटी का क्या मतलब होता है, जो पैसा आपके बिजनेस में है, किसने दिया है वो पैसा, आपके ओनर ने, और ओनर ने जो पैसा दिया उसको आप कैपिटल बोलते हो या उसको आप इक्विटी भी बोल सकते हो, दोनों लगभग सेम है। तो इक्विटी और कैपिटल में क्या है, कितना हमारे पास अमाउंट है कैपिटल बिजनेस में, कितनी है, कितनी गई और कितनी आई, ये सारी चीजें कहाँ पे हम देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, जहाँ पे हम कैपिटल से रिलेटेड सारी चीजों को देखते हैं। फिर हम अगला बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। भाई बिजनेस की इनकम कितनी हुई है, ठीक है, जिसके लिए हम क्या बनाते हैं, बिजनेस की इनकम को देखने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इसके लिए हम क्या बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट, राइट। ये सब कुछ मैं आपको चैप्टर्स में बनाना सिखाऊंगी, कुछ चीजें इस साल है, कुछ 12th में है, सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब बिजनेस में कितनी इनकम आई है, कितना बिजनेस ने इनकम अर्न की है, वो सारी हम इनकम स्टेटमेंट में देखते हैं। एंड देन फाइनली स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हम बनाते हैं। कैश फ्लो में हम क्या देखेंगे भाई, बिजनेस की कैश की पोजिशन, कि बिजनेस में कैश कितना है, राइट, कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, मतलब बिजनेस में पैसा कितना आ रहा है, या फिर कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, मतलब बिजनेस से बाहर कितना जा रहा है, वो सारी चीजें हम कैश फ्लो में देखेंगे। ये आपका 12th क्लास का चैप्टर रहेगा, ये हम 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइकवाइज ये सारे स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, हमें बनाने होते हैं, कंपनीज को बनाने होते हैं, हम भी क्या करेंगे, इनको बनाना सीखेंगे। ओके, समझ गए। तो ये सारे आपके क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो आपको
बनाना सीखना होता है। किसके अंदर? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर सारी चीजें दी हुई हैं जो हम पढ़ेंगे, राइट। इसके बाद आपका एक 5th पॉइंट भी रहता है जिसमें आप अकाउंटिंग के जो भी प्रिंसिपल्स आप यूज कर रहे हो उसका आप पूरा नोट्स वहां पे लिखते हो। जब भी आप स्टेटमेंट बनाते हो पूरे नोट्स आप लिखते हो। 5th पॉइंट कह सकते हो उसको। 5th पॉइंट होता है जहाँ पे आपके जितने भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं वो वहाँ पे लिखे जाते हैं, बताए जाते हैं, राइट। उसका कोई स्टेटमेंट नहीं होता है, वो कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। वो कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन वो एक तरीके से नोट्स है कि हाँ भाई हमने ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को क्या किया है, फॉलो किया है, ठीक है। तो यदि आपको कभी ऑप्शन में दिख जाए अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड तो उसको भी आप 5th पॉइंट मान सकते हो। लेकिन यदि हम स्टेटमेंट बनाने की बात करें तो सिर्फ ये 4 बनते हैं, ठीक है। किसी किसी बुक्स में आपको दिया होगा 5th पॉइंट जिसमें लिखा होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का भी दिया होगा, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको? चलो अब इसके बाद क्या है, एक हमारा वैल्यूएशन का प्रिंसिपल है, ये देख लेते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब दैट एवरी कंपनी शैल हैव इट्स फाइनेंशियल एसेट सिक्योरिटी एट फेयर वैल्यू। भाई ये जो वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट या जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि जो भी आपके एसेट्स है उसको आप कैसे वैल्यू करोगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी कैसे वैल्यू लिखोगे। तो सारी कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो जितनी भी कंपनीज हैं उनको अपने फाइनेंशियल एसेट्स मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल सिक्योरिटीज, राइट। सिक्योरिटीज मतलब जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, तो आपने तो इन्वेस्ट कर लिया, उसके लिए आपने कुछ सिक्योरिटी ली, है ना। तो वो इस तरीके की चीजें आपकी जितनी भी हैं सिक्योरिटीज हैं, इनके रिकॉर्डिंग जब आप ट्रांजैक्शन में करोगे, जब इनको रिकॉर्ड करोगे तो किस वैल्यू पे करोगे? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मैंने आपको बताई जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। क्या होती है फेयर वैल्यू? वो वैल्यू जो आपकी मार्केट में है, जो भी आपकी सिक्योरिटी की मार्केट में वैल्यू होगी वो आपकी फेयर वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। तो वो आपको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है यदि आपकी कोई सिक्योरिटी है। लेकिन यदि कोई दूसरे असेट्स है जैसे बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह, फर्नीचर, अगर कोई दूसरे असेट्स है तो उनको आप फेयर वैल्यू पे नहीं बल्कि हिस्टोरिकल वैल्यू पे करोगे। मतलब जितने पे आपने खरीदी थी, जिस प्राइस पर आपने या जिस कॉस्ट पर आपने उन असेट को खरीदा था, असेट को हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। ये मैंने आपको जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी ना, वहां भी मैंने आपको ये चीज बहुत अच्छे से बताई थी कि जितने भी असेट्स हैं आपके अदर देन सिक्योरिटीज को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है, असेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर? ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ओके। फिर है बट विच एवर ऑफ द टू मेथड इज अडॉप्टेड शैल हैव टू बी कंसिस्टेंटली फॉलोड। असेट्स को आप हिस्टोरिकल पे भी कर सकते हो, लेकिन यदि कोई कंपनी चाहे तो फेयर वैल्यू पे भी कर सकती है, राइट। लेकिन प्रेफर क्या किया जाता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट को प्रेफर किया जाता है, राइट। लेकिन दोनों में से आप जिस भी मेथड को कर रहे हो, डजंट मैटर, हिस्टोरिकल फेयर जो भी कर रहे हो, कंसिस्टेंटली, साफ लिखा है, कहाँ लिखा था? इधर, ये देखो, कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। ऐसा नहीं एक साल ये, एक साल दूसरी, फिर ये तीसरी, चौथी, ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंटली लगातार 4-5 वर्षों तक एक ही मेथड को फॉलो करना है। तो फेयर वैल्यू का क्या मतलब होता है? मैंने अभी बताया, फेयर वैल्यू मींस द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड व्हेन एन असेट इज सोल्ड और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेट एट द मेजरमेंट डेट। क्या होता है भाई फेयर वैल्यू? कुछ नहीं होता, बस वही जो प्राइस है जो आप मार्केट में यदि असेट को क्या कर रहे हो? सोल्ड कर रहे हो, यदि मार्केट में बेचने निकलोगे तो उसकी क्या वैल्यू आएगी? वो होती है उसकी फेयर वैल्यू, या उसको मार्केट वैल्यू कह सकते हो या फिर रियलाइजेबल वैल्यू भी कह सकते हो। तीनों घुमा फिरा के एक ही बात कहती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट? बस यही बता रहे हैं कि असेट को किस रेट पर या किस वैल्यू पर आपको रिकॉर्ड करना होता है अपने अकाउंट्स में। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना आगे तब आपको बढ़िया से समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट की हम लोग अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गया? चलो सो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आपका पूरा 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने आपको एक बहुत ही क्विक तरीके से रिवीजन करा दिया पूरे चैप्टर नंबर 3 का, राइट। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर किए, एक भी नहीं छोड़ा है ना, एक भी मिस नहीं किया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर नंबर 3 अच्छे से समझ में आया होगा। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल से जुड़े रहना है, डेली क्लासेस अटेंड करनी है यहीं पर मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। हम आपको इंग्लिश मीडियम कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। इसके साथ साथ हम आपको हिंदी मीडियम कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं फ्रॉम क्लास 6th टू क्लास 12। यदि आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको CBSE के कोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो हम आपको दिल्ली, बिहार, यूपी, MP और राजस्थान बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ साथ वैदिक मैथ्स या स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स भी आपको मिलता है जो आपके रिवीजन के लिए होता है। यदि आपको ई बुक्स या नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोर्सेज देखने
सीखने के लिए यूट्यूब चैनल को विजिट करें या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें या फिर डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर भी आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, हर जगह जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।